बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन औज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग में पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप सुंदस जमील और हमारी टीम के साथ देख रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है। अगेन हमेशा की तरह कि आपसे मुलाकात भी रहती है। मुलाकात ना भी हो तो दुआओं में आप लोगों का साथ ज़रूर रहता है। दुआओं में हम भी आपको याद रखते हैं और मुझे उम्मीद है और यकीन है कि आप भी दुआओं में हमें याद रखते होंगे। ख़वातीन औज़ात, अभी मैंने पिछले हफ्ते भी ये बात कही लेकिन ये दोहराना दोबारा ज़रूरी है कि डेंगू का मौसम जो है वो दोबारा से आ चुका है। हॉस्पिटल्स में जो डेंगू के मरीज़ हैं उनकी तादाद में वक्त के साथ साथ इजाफा होता जा रहा है। प्लीज़ अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अब बच्चों के स्कूल्स भी खुल चुके हैं। जो डेंगू का मच्छर है वो सुबह के वक्त, अभी डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा के सेगमेंट में भी इस पर थोड़ी सी ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। सुबह के वक्त और शाम के वक्त ये हमारे जो हैं मच्छर आते हैं डेंगू के, और मेक श्योर कि जो पानी है वो खड़ा ना हो। साफ़ पानी में ये ज़्यादा ब्रीड करते हैं मच्छर। और फिर ये कि अगर आप कवर्ड अपने बाजू पहनेंगे या मॉस्किटो रिपेलेंट्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो आप इससे बच सकते हैं। और अगर अल्लाह ना करे किसी को डेंगू हो जाता है तो फिर ऑब्वियसली जितना हो सके फ्लूइड्स का इंटेक। और ये ऐसी बीमारी है कि इसके बारे में तो पूरा अगर मैं प्रोग्राम भी करूं, क्योंकि मेरे अपने घर में पिछले साल हर किसी को हो चुका। मेरी छोटी बेटी को हो गया था डेंगू, तो मैं तो घबरा जाती हूँ ये सुनते ही। इसलिए प्लीज़ अपना ढेर सारा ख्याल रखें और एहतियात बहुत ज़रूरी है। आज हम ख़वातीन औज़ात आपकी लाइव कॉल्स लेंगे। सादी अरशद साहिबा का सेगमेंट, और उसमें लाइव कॉल्स फ़ी शख्स एक सवाल होगा। हमारा नंबर है जी 042-992-000628 हमारा नंबर है, जिस पे इंशाल्लाह कॉल्स के ज़रिए हम आपसे बातचीत करेंगे। और सबसे पहले ज़रा शेफ़ माजिबीन को वेलकम करते हैं बिकॉज शी इज़ लुकिंग लवली इन ब्लैक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच सुंदर। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। माजिबीन क्या बनने वाला बताइए? आज हम बनाएंगे, अंगूर का सीजन है, ग्रेप्स लेमनेड बनाएंगे। ठीक है। उसके अलावा हम बनाएंगे मखनी हांडी बोनलेस चिकन के साथ, और तीसरी जो डिश हम बनाएंगे वो चिकन शामी कबाब। चिकन शामी कबाब, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा ख़वातीन औज़ात, आपको ये मैं बताती चलूँ, आज डॉक्टर फरजीन मलिक, मैं फ्लो में तो बोल गई क्योंकि वो फरजीन मलिक साहिबा, पहले ज़रा सादी अरशद को भी वेलकम करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप और डॉक्टर फरजीन मलिक तो वीकेंड एट होम की टीम का हिस्सा है ना, तो वो फ्लो में निकल जाता है। डॉक्टर फरजीन आज नहीं होंगी, डॉक्टर अरीज हमारे साथ होंगी। शी इज़ अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट, लेकिन फिर भी वो भी बता सकती हैं जनरल डेंगू के हवाले से। खैर हमारा टॉपिक तो कुछ और होगा स्किन से रिलेटेड, लेकिन ये प्रॉब्लम ऐसी है कि हर जगह पे प्रिवेल कर रही है। एब्सोल्युटली यू आर राइट। बस एक्चुअली हम लोग थोड़ा सा एक अपना इम्यून सिस्टम हम लोग को स्ट्रॉन्ग करना जो है ना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए हमें जनरली पता होना चाहिए क्योंकि हम लोग डिफरेंट जोन से गुजरे हैं। 2000 मेरा ख्याल है 20 से हम डिफरेंट सूरत हाल को पहले तय कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है हम सबको चाहिए कि अपना प्रिकॉशनरी मेजर लेते हुए अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो भी हम ले सकते हैं, आप उसको वाइटामिन्स कह लीजिए, मल्टीविटामिन्स कह लीजिए, अपनी डाइट की सूरत में मेरा ख्याल है हमें लेते रहना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा जी, दोबारा नंबर बताती चलूँ, 042-992-000628 हमारा नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं। कौन है जी? समिया है लैया से, कॉलर पहले से रेडी है। म्यूजिक बंद कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, दुआएं। अच्छा जी, अब मुझे बताइएगा किसके बारे में पूछना है? मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है, उनकी स्टडी के बारे में। ओके, भाई का नाम बताएं। हसीब रहमान। हसीब रहमान। हाँ जी। ओके जी, डेट ऑफ बर्थ? 30 जून 2008। ठीक है, 30 जून। यस। ओके, 2008। हाँ जी। ठीक है जी, क्या पूछना चाहेंगी स्टडीज के बारे में? हाँ जी। ओके ठीक है जी, थैंक यू सो मच। लाइव जवाब सुनिएगा। थैंक यू जी। अच्छा जी, भाई के हवाले से अगर मैं देखूँ तो बर्थ चार्ट तो इसका अच्छा है। ही इज़ वेरी, वो कहते हैं ना, टैलेंटेड है। मगर अगर थोड़ा फेज़ इनके ऊपर आता है ना जहाँ पे इनको थोड़ा सा मेमोरी में या इस टाइप की चीज़ों में अगर इसको प्रॉब्लम आती है, इस बच्चे को ख़ास तौर पे, तो इट्स ऑल राइट। और आजकल तो डिफरेंट ऐसे सिस्टम आ चुके हैं जिसमें मेरा ख्याल रटा जिसको लगाना बड़े सादे अल्फाज बोलते हैं, इस बच्चे को शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम आती होगी। बाकी बहुत लाइक है, ऐसी कोई बात नहीं है।
और थोड़ा सा मेरे ख्याल है हमारे स्कूल सिस्टम्स को भी अपने आप को मेरा ख्याल है चेंज करने की ज़रूरत है। मैं तो ये वैसे एक जनरल बात कर रही बिल्कुल हूँ, सही। लेकिन मेरे अपने ख्याल में बहुत अच्छा है, बड़ा बेहतरीन फ्यूचर है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। बिल्कुल सही, एक्सेलेंट। जी सबा हैं खुशाब से। जी अस्सलाम वालेकुम सबा। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, दुआएं। जी बताइए किसके बारे में पूछना चाहेंगी? मुझे अपनी बहन के बारे में पूछना है। ओके, नाम बताइए बहन का। उनका नाम समीना है। ओके, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 11 जुलाई 1988। 11 जुलाई 1988। जी क्या पूछना चाहेंगी? जी उनकी शादी का बता दें, कब तक होगी, रिश्ता कहाँ तक होगा या हो जाएगी अपनों में गैरों में, जरा तफसील से बताइएगा। ओके डन, आपका हुक्म सर आंखों पे। थैंक यू, थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया जी। शी स्वीट है ना? हाँ बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, शादी के लिए जो इनका टाइम है ना, कुछ इसी साल के नवंबर के बाद देखें तो इंशाल्लाह ताला बेहतरी अल्हम्दुलिल्लाह आएगी। अच्छे जिसको कहते हैं ना प्रपोजल आएंगे। इससे पहले भी ऐसा नहीं है कि कोई मामलात नहीं चल रहे थे, क्योंकि 2021 में कुछ इस तरह का सिलसिला चला होगा, मगर कुछ बात नहीं बनी होगी, कुछ मामलात बन के बिगड़े कुछ इस तरह से है। बट अभी जो इस साल नवंबर के बाद अभी वक्त शुरू होगा, जब मैं कहती हूँ ना वक्त शुरू होगा, तो उसको वक्त का आगाज़ समझा करें। ये नहीं कि नवंबर में ही हो जाएगा, नवंबर से लेकर अगले साल का नवंबर ये इनके लिए अच्छा साबित होगा। इस वक्त में देखें, भालें और कंपैटिबिलिटी चेक कराएं, क्योंकि हो सकता है कि दोबारा कहीं कोई बात बने, इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। और दूसरी बात, ये इनकी ना फैमिली चाहती है, ये फैमिली की मर्ज़ी से ही कहीं रिश्ता होना है। हो सकता है कि बच्ची को थोड़ा सा इस चीज़ से इख्तलाफ हो, मगर इट्स ऑल राइट। फैमिली की चॉइस भी इनकी चॉइस बन सकती है। बिल्कुल सही है, बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो सही फैसला आपके लिए करते हैं। जी अनम है लैया से। जी अस्सलाम वालेकुम अनम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, दुआएं। थोड़ा सा ऊंचा आप बोलेंगी। जी बताइए किसके बारे में पूछना चाहेंगी? जी मुझे अपने भाई के बारे में पूछना तो थोड़ा सा। ओके, भाई का नाम बताइए। आसिफ नाम है उसका। ओके, मुझे आवाज़ नहीं आ रही, मुझे पैनल से बता दीजिएगा नाम और डेट ऑफ बर्थ बताइए। 8 अगस्त। आसिफ है जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। आसिफ अली नाम है, 8 अगस्त 2002। अच्छा जी, 2002 है। मंथ बताइएगा और दिन बताइए। 8 अगस्त। 8 अगस्त। ओके जी, आप क्या पूछना चाहेंगी? और जी जी वो ना असल में नाराज होकर कहते हैं कब तक वापस आएंगे, और दूसरे भाई के बारे में भी मुझे पूछना था। चले नहीं, मुझे एक भाई का पहले हम पूछ लेते हैं ना, तो आवाज़ भी आपकी कम कम आ रही है। ज़रा सवाल बता दें क्या पूछना है। जी जी वो नाराज होकर से गए हैं काम पे, तो क्या उनका काम बन जाएगा, वो कब तक वापस आएंगे? ओके, कब तक वापस आएंगे? नाराज़ हैं भाई? जी जी ओके ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये भाई नाराज़ हैं जो मुझे समझ आई है, और ये कब तक वापस आएंगे? आसिफ अली नाम है। अच्छा, कुछ बच्चे ना इसको हम कहते हैं कि रेबेलियस होते हैं, बागी होते हैं, कुछ इस तरह से है। और मेरा ख्याल है कि इनके ऊपर कोई जिसका एजुकेशन के हवाले से, किसी चीज़ के हवाले से काफ़ी ज़रा जोर आजमाई हुई है। हाँ जी, प्रेशर है। तो मनाने की कोशिश मेरा ख्याल है, अभी तो मुझे लगता है राब्ते में ही नहीं है ये बच्चा इनके साथ। बिल्कुल राब्ते में नहीं है। और इसको मैं कहूँगी राब्ते की जो बहाली या कुछ उसके जो हवाले से कुछ जो चीज़ होगी, वो अभी दिसंबर जनवरी के बाद तो कोई राब्ता ही बनेगा। कोई राब्ता ही बन सकता है जिसकी कोई समझ आती है सूरत हाल, तो अल्लाह आगे खैर कर देगा। और जब कोई, वैसे मैं आपको बता देती हूँ, जब कोई किसी के साथ नाराज़गी हो या कुछ ऐसा मामला हो ना, तो सूरत अलम नशरा पढ़ा कर। ओके बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये इसमें कहते हैं राब्ते की बहाली, या किसी इसमें कहते हैं किसी का दिमाग खुलता है, वो आपकी तरफ आता है। लेकिन ये कोई मखसूस उसमें तादाद में पढ़ना है? कितनी कभी भी तादाद में ना पढ़ा करें, ये मेरी सबसे एक दरख्वास्त है। ठीक है, एक बात, क्योंकि हम अल्लाह से ना कभी कोई तादाद में कोई चीज़ नहीं मांगते हैं। ट्रू। हम कहते हैं हमें इतने करोड़ दे दे, हमें इतने लाख दे दे, तो आप तादाद में क्यों पढ़ते हैं? ठीक है, जिसमें आपका मन राजी, जिसमें आपका अल्लाह से कनेक्शन बन पाता है, आप बस वो पढ़ लिया करें। बिल्कुल सही। आप नमाज पढ़ें, उसके बाद आप बैठ जाएं और पढ़ें। ठीक है, जिस पे आप समझें कि मेरा बस अल्लाह से कोई रब्त बनना शुरू हो गया है, एंड दैट्स इट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जी लैया से कॉलर्स काफ़ी आ रहे हैं। जी दैट्स गुड। यास्मीन है जी, यास्मीन जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल, कैसी हैं आप यास्मीन? ठीक, शुक्र अल्लाह का। अच्छा जी, क्या पूछना चाहेंगी, किसके बारे में? मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है। वो एफएससी का उसने इम्तहान दिया है, सेकंड ईयर का। ठीक है। तो अब उसने यूनी में एडमिशन लिया है, एग्री में। तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि वो उसके लिए ठीक है?
एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है तो क्या उसके लिए ठीक है, ये पूछना चाह रही हैं? हाँ जी। ओके, अब बेटे का नाम बताइए। या इसके लिए कुछ और बेहतर होगा? ओके, बेटे का नाम पहले बताएं। मोहम्मद उमैर। मोहम्मद उमैर, ठीक है जी। डेट ऑफ बर्थ? 23 मई 2005। 23 मई 2005, ठीक है जी, डन है। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया जी। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, क्या ये ठीक है या कुछ और करना चाहिए? अच्छा, बेटा इनका माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड है, और ये भी मैं बता सकती हूँ कि इन्होंने ना बच्चे ने पहले कभी यानी कि कुछ पढ़ते पढ़ते इसने अपनी फील्ड या अपने कुछ सब्जेक्ट्स कॉलेज यूनिवर्सिटी चेंज किया है, और ये पिछले ही कुछ टाइम पीरियड में चेंज की है। और जो भी इस बच्चे ने स्टेप लिया है वेरी ऑसम, क्योंकि इसका जो भी मामला बनता है ना वो उसमें कहते हैं ज़मीन से निकलना। अब ये कोई एग्रीकल्चर साइड हो, मादनियात हो, कुछ हो, ये इससे ही रिलेटेड रहेगा और इसको इसमें बहुत तरक्की मिलेगी। सो गुड चेंज, अच्छा चेंज है इसके। बिल्कुल ठीक जी। रिदा हैं ज़िला गुजरात से जी। अस्सलाम वालेकुम रिदा। वालेकुम सलाम मैम, मुझे अपने भाई के बारे में पूछना था। ठीक है जी, भाई का नाम बताइए। सकलैन अब्बास। सैफ? सकलैन अब्बास। सकलैन अब्बास, ठीक है जी। सकलैन अब्बास, डेट ऑफ बर्थ? 26 जून 1999। 25 जून 1999, 1999, ऐसा ही है जी जी। क्या पूछना चाहेंगी? जी, वो स्पेन में होता है, उसके पेपर के बारे में पूछना है कि कब तक पेपर बन जाए। क्या चीज़? ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। सॉरी मुझे नहीं समझ आई। ओके, मैं आपको बता देती हूँ। स्पेन में होते हैं, पेपर? स्पेन में होते हैं पेपर। स्पेन जाना चाह रहे हैं? नहीं, स्पेन में होते हैं पेपर, कब तक बन जाएंगे वहाँ के से। अच्छा, गॉट इट। ओके, लीगल पेपर्स कब तक बन जाएंगे, स्पेन में होते हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा आप कोशिश करें कि जब बात करें तो थोड़ा ऊंची आवाज़ में करें ताकि राब्ता जो है वो बेहतर तरीके से होके जी। अच्छा देखिए, अभी तो ये प्रॉब्लम में है, स्टिल इस वक्त में ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में है, ठीक है। और अभी मुझे कोई सूरत हाल इनको फेवर मिलती हुई नज़र नहीं आती है, और ये अभी कोई साल से 1.5 साल के बाद, और अल्लाह ना करे कि ये ज़्यादा कोई ट्रबल में आए। सो क्योंकि मुझे कोई ऐसा लगता है कि जिस तरह इन्होंने कोई रॉन्ग वे अपनाया है टू गेट ऑल दिस थिंग, ठीक है। तो अभी साल से 1.5 साल लग सकता है इनको। थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी इनको। बिल्कुल सही जी। झंग से हैं कुबरा जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। बेबी कुबरा फतेजान से बात कर रही हूँ। जी, 6 दिसंबर। जी जी, मैं लाइव आपकी बात सुन रही हूँ, सुंदस बात कर रही हूँ जी। बताइएगा, क्या किसके बारे में पूछना चाहेंगी? मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ, पढ़ाई के बारे में। ओके, आपका पूरा नाम? बीबी कुबरा मेरा पूरा नाम है। बीबी कुबरा, ठीक है जी। डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। 6 दिसंबर 2002। 6 सितंबर 2002, ठीक है जी। दिसंबर। ओके ओके ओके, नो इशू जी। बताएं, क्या पूछना है? हफ्ता रात 11 बजे। ओके, ठीक है। क्या पूछना चाहेंगी? आप पढ़ाई के बारे में, अपने के बारे में पूछना चाहती हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। लाइव जवाब सुनिएगा। बहुत शुक्रिया जी। गुस्से में थी काफी आप? नहीं, शी इज वेरी मच पैशनेट, यू नो। उसका उसको हम कहते हैं प्लैनेट मार्स पड़ा, वो एक अच्छी पोजीशन पे है, वो हमेशा ऐसे ही रहेगी। और थोड़ा सा है, मेरे इसको मशवरा भी है कि अपने जो भी ये करना चाहती है ना, शी कैन डू वेरी वेल इन हर लाइफ। और ये इसका ना ताल्लुक भी बनेगा कहीं ना कहीं, अगर ये पढ़ना चाहे तो गवर्नमेंट सेक्टर में, और इस तरह से जा सकती है। बड़ा अच्छा इसका बर्थ चार्ट है, जितना चाहे पढ़ सकती है, मगर अपनी विल पावर से। फैमिली या इस तरह की सपोर्ट ज़्यादा थोड़ा सा हो सकता है एक टाइम पे आके इसको कम मिले, मगर ये अपनी विल पावर से बहुत अच्छा शी कैन बिकम, आई डोंट नो, अब एलिजिबल है, एज होती है सीएसएस ऑफिसर, अगर सीएसएस कर ले तो मेरे ख्याल में बड़ी बाकमाल बन सकती है। हाँ जी, मगर जिस तरह ये किसी भी ऐसी फील्ड में जा सकती है। अ वेरी गुड बर्थ चार्ट में, इन शॉर्ट, ठीक है। क्योंकि जब हम बात कर रहे होते हैं इस तरह से, जितना भी मैं देख सकती हूँ इतना जितना भी, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को बहुत डेप्थ में जाके देखते हैं तो फिर ज़्यादा डिटेल में बताया जा सकता है। मगर मैं इतना बता सकती हूँ, ये जो भी करेगी ना अपनी बेसिस पे करेगी। शी कैन डू कहते वंडर्स, और होना भी यही चाहिए। अपनी बेसिस पे आप करें तो फिर यू फील प्राउड एज वेल कि आप इस काबिल खुद आपने अपने आप को अल्लाह की रज़ा से और माँ बाप की दुआओं से बनाया जी। कौन है जी, कहाँ से? अस्सलाम। ओके जी, समिया जी। सादिया कैसी हैं आप? चकवाल से बात कर रही हैं? बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, दुआएं। अच्छा जी, बताइए किसके बारे में पूछना है?
मुझे अपनी सिस्टर के बारे में पूछना ठीक है, खिजरा ताबिश नाम है उनका। ओके, सिस्टर का नाम बताइए। खिजरा ताबिश। सिद्रा। खिजरा। ओके जी, डेट ऑफ बर्थ और ईयर? 1998, 28 जुलाई। 28 जुलाई 1998। अच्छा, मुझे नाम दोबारा बहन का बताइएगा। सिद्रा है नाम? खिजरा। फिजा। खिजरा खिजरा, खिजरा। ZRA। खिजरा, खिजरा कह रहे हैं। ठीक है जी। और अच्छा जी, इनका क्वेश्चन क्या है? सवाल बताइएगा प्लीज। जी मैं पूछना चाह रही थी कि उनकी शादी कब तक पॉसिबल है और फैमिली आउट ऑफ फैमिली। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। शादी से रिलेटेड है? जी, शादी से रिलेटेड। कब होगी? कब होगी वही? हाँ जी, ठीक है। अच्छा, शादी से रिलेटेड बेटा, एक तो ये है कि आपकी शादी इसको हम कहते हैं थोड़ा सा मुल्क से दूर, शहर से दूर, कुछ ऐसा है। अपनों में होगी? कहाँ पे पैरों? बिल्कुल अपनों में नहीं होने वाली है। कुछ दूर के जानने वाले भी नहीं होंगे, लेकिन इनका ना अपने मुल्क से दूर है कुछ। और ऐसा लगता है कि जैसे आजकल में कुछ इनका सिलसिला चल रहा है और पास से रिलेटेड कोई ऐसा रिश्ता है जो बार बार या कोई इनका जो भी है मामला इनका बार बार इनको तंग कर रहा है या कुछ। जस्ट कट द नॉट्स, यानी कि उससे ज़रा दूर जाएं, आसानी आएगी, बेहतरी आएगी, सिलसिले को आगे चलाएं। ये अच्छा वक्त है इनके लिए। और बल्कि तो आजकल में इनका कोई रिश्ता वगैरह मामला कुछ सेटल डाउन होना चाहिए। बिल्कुल हो सही, जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, लाइव कॉलर हैं, मैं दोबारा नंबर बताती चलूँ। 042992000628 हमारा नंबर है। अच्छा जी, अगर हम सादिया डबल ड्यूटी आज आपकी है जी। मेरी मॉरल सपोर्ट ज़रूर है आपके साथ। जी, लेकिन बिल्कुल, जी। आने वाला हफ्ता अगर जनरल पूछे तो किन सितारों के लिए क्या कुछ है? मैं सिर्फ एक छोटा सा इस पर एक बात कहूँगी, सबके लिए ही है। क्योंकि जब एक वक्त आता है ना, बहुत से प्लैनेट्स जिसको हम कहते हैं रेट्रोग्रेशन में आ जाते हैं, ये एक सिचुएशन होती है प्लैनेट्स की। आजकल में आप देखेंगे सबके ही तकरीबन गैजेट्स, मरकरी एक प्लैनेट है, ये रेट्रोग्रेशन में बेसिकली सबके गैजेट्स घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स कहीं ना कहीं ख़राब होने का अंदेशा होता है। और एक चीज़ जिसकी एहतियात करनी है, आप कभी किसी को मैसेज कर रहे हो, ईमेल कर रहे हो, लिख रहे हो, बोल रहे हो, इसको हम कहते हैं सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। ठीक है। आप ट्रेवल करने लगेंगे, बहुत से ऐसे जैसा जेमिनाइज हैं, वर्गोज है, सेजिटेरियस है, पाइसिस है, इनको सबसे ज़्यादा इस चीज़ में दिक्कत आएगी। समहाउ एरीज़ को भी आएगी, एरीज़ को अपनी औलाद की तरफ से आएगी, मिसकम्युनिकेशन होगी। तो यहाँ पे होगा कि आपकी फ़्लाइट डिले, टिकट्स कुछ यानी कि ऐसा डिलेज, कुछ इस टाइप की चीज़ें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एक दफ़ा नहीं, कोई साइन सिग्नेचर करने से पहले भी एक दफ़ा नहीं 10 बार देखिए। बिल्कुल सही। आपसे कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक होगी। पेपर किसी को भेजना है, भेजेंगे किसी को, ईमेल किसी को करनी है, जाएगी किसी को, कोई ना कोई मिस्टेक, किसी चीज़ के चांसेस यहाँ पे 2 गुना नहीं 4 गुना। यू हैव टू बी केयरफुल। बिल्कुल सही। अच्छा जी, तमीना अस्सलाम वालेकुम, हारूनाबाद से। भाई कहाँ से बोल रही हैं, इतनी दूर से आवाज़ आ रही है। जी कैसी हैं तमीना? जी मैं इधर ही हूँ। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। सुंदर साहब, मुझे अपने पढ़ाई के बारे में पूछना था। भाई के बारे में पूछना है? पढ़ाई के बारे में? ओके, पढ़ाई के बारे में। जी क्या पूछना चाहेंगी? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 14 जून 2006। 14 जून 2006। ठीक है जी। और हारूनाबाद से हूँ और मैं पूछना चाह रही हूँ अपनी पढ़ाई के अगले 2 साल कैसे रहेंगे? अच्छा ठीक। क्या चीज़? अगले 2 साल मेरे कैसे रहेंगे? भाई क्या बोले? अच्छा, यू वेलकम। अल्लाह ताला बहुत खुशियाँ, कामयाबियाँ, तरक्की दे आपको। आमीन सुम आमीन। अच्छा, कितने प्यारे प्यारे कॉलर्स हैं ना हमारे, है ना, बड़े प्यारे लगते हैं उनकी बातें, सब कुछ। अच्छा जी, आपके अगले 2 साल के हवाले से आपने पूछा, तो नो डाउट बच्चे बहुत अच्छे हैं। और ऐसा भी है कि आपके लिए ना बहुत सी चीज़ों का एक नया स्टार्टअप आ रहा है। आपके एजुकेशन हो, आपके जो भी इमोशनल लाइफ है, हर चीज़ से रिलेटेड एक आपको सजेशन है यहाँ पे। और ये आपने महसूस भी किया होगा कि लास्ट बल्कि 2-2.5 साल में जो आपका फ्रेंड सर्कल है, जो भी है, उससे रिलेटेड आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई होगी। काफ़ी लोग इनकी ज़िंदगी से गए हैं, अभी रिसेंटली गए हैं। और ये लास्ट साल का जो नवंबर है ना, इनको ये चीज़ महसूस भी हो गई होगी। तो एनी हाउ लेट्स मूव ऑन। और अपनी एजुकेशन को लेकर, अपनी बहुत सी चीज़ों को लेकर, इट्स अ गुड स्टार्ट। ओके, अपना स्टार्ट अच्छा लें, आपको अच्छा भी लगेगा अपने। और ये आजकल अपने अंदर एक बड़ा इसी साल के मार्च से ना बड़ा अच्छा, बड़ा फ्रेश फील भी कर रही होगी और एक अच्छे जोन में आई है। सो इट्स अ गुड टाइम फॉर हर।
कैरी ऑन करें, आपके लिए आगे बहुत अच्छे मामला रहे। बिल्कुल सही जी। 0429920062 हमारा नंबर है। अभी भी हम 1-2 कॉल्स एडजस्ट कर सकते हैं, टाइम है इतना, है टाइम, ओके, सो 2-3 कॉल्स कर सकते हैं। आप कॉल करें लेकिन प्लीज़ टीवी की वॉल्यूम कम कर दीजिएगा। अच्छा जी, एक तो हो गया ये मामला, उसके अलावा एहतियात। अच्छा, इसके अलावा और मैं यहाँ पे फिर से वर्गोस को कहूँगी और सजिटेरियस को कहूँगी, पाइसिस को कहूँगी और कैंसेरियंस को। आपकी जो इमोशनल लाइफ है ना, यहाँ पे एकदम से थोड़े से झटके हिचकोले खाएगी। लाइफ पार्टनर्स के साथ आपको एकदम से इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। वो ये होता है कि आपको लगेगा कि नहीं, बस नहीं तो ना सही वाली, और एग्रेशन बहुत ज़्यादा रहेगा। यू गाइज नीड टू बी वेरी हम्बल, पोलाइट रहें, पंगा मत लें बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे फिर से टॉरस आप लोगों के लिए बिल्कुल नए बिजनेस, नए स्टार्टअप होंगे। कई लोगों के लिए तो बिल्कुल सिफर से सिचुएशन स्टार्ट हो सकती है। गिव अप नहीं करना है, हिम्मत बांध के रखिए, आप लोगों के लिए अच्छे मामलात आएंगे। और बहुत यहाँ पे जो लोग ऑफिसेज या बैंक से रिलेटेड जो लोग हैं, उनके लिए फिर से रिपीट कर रही हूँ, साइन, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंटेशन या जो ऑफिशियल लेवल पे काम कर रहे होते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें मेसअप मिलेंगी, बहुत ज़्यादा मेसअप। यू हैव टू बी केयरफुल, बहुत ज़्यादा केयरफुल। रिदा इस्लामाबाद से, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी रिदा, किसके बारे में पूछना चाहेंगी? जी मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी बताइए, भाई का नाम? भाई का नाम फैसल, डेट ऑफ बर्थ 1995। नाम क्या है? सॉरी, फैसल नाम है जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 7 जुलाई 1995। 7 जुलाई 1995, राइट? 27 जुलाई। 27 जुलाई, ओके ओके। अच्छा जी, क्या पूछना है? उनकी शादी के बारे में पूछना है कि कब होगी। ठीक है, आप दुआ करें भाभी आपकी जल्दी से आ जाएं। अभी तो भाई छोटा है भाई। हाँ, मैं वही कह रही, छोटा है तो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत जल्दी भाई ने टेंशन दी हुई है इनको। 95 तो भी आई डोंट नो, आप बेटे बता सकते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि वो बच्चा अच्छा है, बट आई थिंक ही इज इन लव विद समवन। ठीक है, कुछ ऐसे सिचुएशन चल रही है उसकी। और ये जो कोई रिश्ते का तय होना, कमिटमेंट होना, ये बस अगले साल में कुछ आने वाला है मामला। जनवरी फरवरी के बाद कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाएगी इनके लिए। और अल्लाह खैर करे, अच्छे मामलात रहेंगे, मगर बच्चा स्टबर्न है, जो वो चाहता है, जिस तरह वो चाहता है वो करेगा। ठीक है, बिकॉज आई थिंक वो किसी इमोशनल साइड पे कहीं पे है, तो उसकी तरह चीज़ों को, जो भी वो चाहता है उसको ज़रा आप लोग भी तवज्जो दें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सजेशन। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज। और ये ख़वातीन हज़रात, आपका और सादी अरशद साहिबा का मामला, मैं तो ऐसे ही बैठी हुई हूँ पेन पेपर पकड़ के। नहीं, आप से बहुत एक स्पेशल रोल अदा करें। थैंक यू सो मच। लेकिन ये कि ये लाइव कॉल्स का सेशन, ये भी ज़रूरी है, एक इंटरेक्शन आप लोगों के साथ होना ज़रूरी है। फिर आप लोगों के जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं उनको हम कोशिश करते हैं, गो के इस सेगमेंट में हमारी कोशिश होती है अगले हफ्ते और हम लाइव कॉल्स को इंशाल्लाह एडजस्ट कर लेंगे। थैंक यू सो मच। और शेफ माजिबीन ने चूल्हा जलाना था, काफ़ी देर से नहीं हो गया, जल गया चूल्हा। शुक्र है, मैं बड़ी टेंशन में आ रही थी, वरना मैंने कहा मैं चूल्हा जला लूं। आपकी तरफ भी बढ़ेंगे, लेकिन ख़वातीन हज़रात उससे पहले हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी आवाज़ के मालिक, और प्राइवेट चैनल्स पे और पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क पे आप इनको परफॉर्म करता हुआ देखते हैं। बहुत ही प्यारी आवाज़ है, ही इज़ गॉट अ वेरी मेलोडियस वॉइस। हमारे साथ मौजूद है, हम बुलाएंगे काशिफ बाबर को। जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग। और ब्रेक के बाद हमारे 2 मौज़िज़ मेहमान, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले काशिफ बाबर की आवाज़ में खूबसूरत सा हमने गाना सुना, पहले इनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुना ठीक है? बिल्कुल ठीक, दुआएं। थैंक यू सो मच, प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला आपने काशिफ। थैंक यू। और काशिफ, आते हैं ना कुछ ऐसे सिंगर्स होते हैं, ये भी
सिंगर्स की खुशकिस्मती मैं समझती हूँ कि आप जब उनको देखते हैं तो उनसे लाइव गानों की फिर फरमाइश शुरू हो जाती है, तो आप तैयार हो जाएं इंशाल्लाह। इतना हमें मान है कि आप उसको पे इंशाल्लाह मेयार पे पूरा उतरेंगे, क्योंकि आपकी तरबियत है, ट्रेनिंग भी है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी आप इंटरनेशनली करते हैं, तो माशाल्लाह यू डूइंग अ गुड जॉब। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, खवातीन साहब, ब्रेक के बाद हमारी, और मैं डॉक्टर साहबा को कह रही थी कि एकदम से इनमें बड़ा पॉजिटिव चेंज आया है माशाल्लाह से, क्योंकि जब आप एस्थेटिक स्पेशलिस्ट हो, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हो, और फिर स्पेशली अगर डॉक्टर अरीज जुल्फ़िकार साहिबा की बात करें तो कंसल्टेंट फेशियल एस्थेटिक स्पेशलिस्ट है, तो सबसे पहले पेशेंट आपको आके देखता है, तो आप खुद इतने प्रेजेंटेबल लगेंगे तो पेशेंट को कायल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज हम बात करेंगे डॉक्टर अरीज से जो ये वेट लॉस इंजेक्शंस हैं, लाइपोसक्शन है, क्या डूज एंड डोंट्स हैं, किसको कराना चाहिए। अभी मेरा जैसा शख्स कहे कि जी मैं थोड़ी सी मोटी हूँ तो क्या मुझे भी इंजेक्शंस की ज़रूरत है कि नहीं, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये तमाम चीज़ें हम जानेंगे। वेलकम करते हैं डॉक्टर साहिबा को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र दुआएं। डॉक्टर साहिबा, हाउ आर यू, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, लुकिंग प्रिटी माशाल्लाह एंड फ्रेश। थैंक यू सो मच। अच्छा जी डॉक्टर साहब, ये वेट लॉस इंजेक्शंस क्या है? मैंने लाइपोसक्शन तो सुना था, वेट लॉस इंजेक्शंस क्या है? अच्छा, वेट लॉस इंजेक्शंस अभी आप ये कह लें कि पिछले कोई 1 साल से कुछ ज़्यादा इनका हो रहा है, और इसमें भी कुछ डिफरेंट कैटेगरीज है। जिस तरह पहले आपने सुना होगा कि एल कार्निटीन है, आर्जेनिक्स वगैरह ये आए थे मार्केट में, और लेकिन इसके साथ बहुत सारी आप ये कह लें कि जो मिथ्स एसोसिएटेड थी कि ये वेट लॉस करेगी, ऑनेस्टली उनका इतना कोई अच्छा रोल नहीं है। ठीक है। मतलब वो आपके थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म को बेहतर कर देते हैं, लेकिन आपको एक्सरसाइज चाहिए साथ। अच्छा, आप कुछ भी कर रहे हैं, हम एक तो पहली बात ये कि जिस तरह आपने ये बात की कि जी मैं आके कहूँ, मेरे पास कोई भी ऐसा बंदा आके कहेगा जिसने वर्कआउट नहीं किया हुआ, तो देयर वुड बी अ सिंपली नो। हम हमेशा इन प्रोसीजर्स के लिए उन पेशेंट्स को कंसिडर करते हैं कि जो एफर्ट कर चुके हैं, उन्होंने ट्राई कर लिया है, उनका लाइफस्टाइल ठीक है, और अब उनको कुछ ऐसा है कि स्टबन फैट है, या उनका बिल्कुल आप कह लें स्टक हो गया है, या उनके बेसिकली जर्नल हेल्थ के इश्यूज हमें लग रहे हैं कि इसकी वजह से वो हाइपरटेंसिव हो सकते हैं, या डायबिटीज़ हो सकती है, या वो, तो फिर हम कहते हैं कि यस यू कैन गो फॉर दिस। डॉक्टर साहब, स्टबन फैट क्या है? यानी स्टबन को उर्दू में कहते हैं ढीठ, ढिठाई। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह अगर फर्ज करें कि आपने एक्सरसाइज भी कर ली और अब आप कहते हैं कि भी मैं जो मर्जी कर लेती हूँ, मेरा ये लोअर बेली फैट नहीं जाता, मेरे अपर आर्म का फैट नहीं जाता, ठीक है, कहीं पर पाउचेस बन गए हुए हैं, या आपकी डबल चिन नहीं जा रही है, तो इस तरह के जब प्रॉब्लम्स होते हैं तो उसके लिए भी अब हमारे पास 2 तरीके होते हैं। या तो हम अगर हम देख रहे हैं कि एक बंदा अगर उसका BMI 27 से ऊपर है, बॉडी मास इंडेक्स की हम बात करें, वो अगर 27 से ऊपर है या 30 से डेफिनेटली ऊपर है, तो फिर तो वो फॉल कर रहा है कि हमने उसे वेट लॉस की तरफ लेके जाना है। लेकिन अगर एक बंदा जो नॉर्मल BMI के अंडर फॉल कर रहा है, उसके लिए अगर ऐसे फैट्स के कुछ पाउचेस बने हुए हैं, तो उसमें या तो हम टारगेटेड फैट लॉस इंजेक्शंस लगाते हैं उसी जगह पर, ठीक है, या फिर हम लाइपोसक्शन के थ्रू करते हैं उसे, कि हमने वो फैट निकाल दिया। ठीक है, तो ये बेसिकली इसके डिफरेंट तरीके हैं। और आजकल एक बहुत ज़्यादा चीज़ आपने शायद हाइप उसकी सुनी भी हो, हॉलीवुड ड्रग के नाम से आ रही है, एंड दोज आर ओजेम्पिक इंजेक्शन। बिल्कुल सुना है, बिल्कुल सुना है। अच्छा, ये इंसुलिन के इंजेक्शंस हैं जो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए यूज़ मैं वही कहने लगी थी। हाँ, बिल्कुल। और ये आमतौर पे उनकी, क्योंकि वीक में एक दफ़ा लगते हैं और ये स्टार्ट भी उसे हुए थे, और उसमें जो 20 पेशेंट हैं और जो डायबिटिक हैं, ये उनके लिए इस्तेमाल किए जाते थे। लेकिन क्योंकि डेफिनेटली इससे फैट लॉस एसोसिएटेड है और वेट लॉस एसोसिएटेड है, तो लोग, आपको पता है, यहाँ पे फिर खुद भी शुरू हो जाते हैं। सही है, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड है वैसे तो पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन पाकिस्तान में आपको हर चीज़ वैसे मिल जाती है। लेकिन एक चीज़ ये जहन में रखें कि उसके साथ साइड इफ़ेक्ट्स भी एसोसिएटेड हैं। आपने कभी भी ऐसी चीज़ पे सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि ये आपका अगर इंसुलिन लेवल बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गया तो डेफिनेटली आपके लिए एक बहुत बड़ा लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो सकती है। बिल्कुल सही। तो आप जब तक किसी डॉक्टर की अंडर ऑब्जर्वेशन नहीं है, आपने खुद से इसको नहीं लगाना है। बिल्कुल सही। बहुत से बॉडी बिल्डर्स भी मेरे ख्याल में इसको यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं? नहीं, बॉडी बिल्डर्स यूजुअली वो प्रोटीन बेस्ड चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। दोज आर कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स। बिल्कुल ठीक है। ये जो है आमतौर पे आप कह लें ख़वातीन बहुत ज़्यादा, या वो लोग जिनको एक सडन वेट लॉस चाहिए, तो क्योंकि यस इसके साथ अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ में आप 6 to 8 kg ड्रॉप कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, लेकिन उसमें आपकी बहुत सारी चीज़ों का मॉनिटर होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ओजेम्पिक बेसिकली डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, इसमें एक वेट लॉस के लिए स्पेशली कैटेगराइज किया गया है, एंड दैट इज़ सक्सेंडा। वेगोवी के नाम से भी आता है और सक्सेंडा के नाम से वो डेली लगता है। और आप में उसमें सिर्फ ये है कि आपने एक हेल्दी डाइट की तरफ जाना है। उसमें अगर आप एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते, स्टिल वो आपका ड्रॉप करता है।
लेकिन उसमें आपने अगर मॉडिफिकेशंस नहीं की अपनी और आपने ज़ाहिर है एक वक्त पे आपने छोड़ देना वो इंजेक्शंस, तो फिर आप ज़ाहिर है कि दोबारा गेन करेंगे। बिल्कुल से। हमारी एक जानने वाली हैं, तो वो मुझे मिली मेरे ख्याल में 1 हफ्ता पहले, समोसा खा रही थी, तो कहती हैं देखो सुंदर बड़ा जुल्म है। मैं कहा क्या हुआ? मैं इतनी एक्सरसाइज करती हूँ, इतनी डाइट करती हूँ, मेरा वेट नहीं कम हो रहा और साथ साथ ना समोसा खाई जा रही। मैं कहा अच्छा। मैं कहा क्या डाइट आप करती? कहती देखो मैंने 2 समोसे खाती हूँ, मैंने 1 कर दिया। मैंने कहा आप ज़रूर इस ज़िंदगी में तो मुझे शक किया कि आपका वज़न कम होगा, क्योंकि आपको एफर्ट करनी पड़ती है और समोसे में जितनी कैलोरी है आप ख़वातीनों साथ सोच भी नहीं सकते। मुझे कोई बता रहा था डॉक्टर साहब कितनी कैलोरीज होती हैं समोसे में? तो समोसे में तो अच्छी खासी होती है, It's like अराउंड लाइक 500। ट्रू, 5 से 600 तक जाके कैलोरीज होती है। ये डिपेंड करता है ना कि आपने कितना पुराना ऑयल वाला नुचड़ा हुआ उसके अंदर, मतलब इतना। लेकिन काशिफ आप माशाल्लाह वेट आपने हमेशा से मेंटेन करके रखा है, आपका क्या डाइट का है हिसाब? आर्टिस्ट की जो लाइफ होती है वो ज़्यादा ट्रैवलिंग में गुजरती है और मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा फूड ना भी यूज़ करूँ। मैं जूसेस वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है, और फ्रूट्स वगैरह खाता हूँ ज़्यादा, और वैसे कम खाता हूँ मैं स्टार्ट से ही, मैं इतना ज़्यादा फूड ही नहीं हूँ। बिल्कुल सही। अच्छा मुझे बताएं लास्ट आपका जो ट्रिप रहा है पाकिस्तान से बाहर, उसके बारे में बताइएगा। वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रहा। मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने गया था यूरोप वाली साइड पे और काफ़ी इवेंट्स थे मेरे वहाँ पे। और जब आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं तो आपकी फीलिंग्स बड़ी अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ से आप पूरे पाकिस्तान के एक क्राउड की आप फील साथ लेके चलते हैं और वहाँ पे जब परफॉर्म करते हो, जब आपको पाकिस्तानी सुनने आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा ही है, और वो फील ही कुछ और होती है कि पूरी दुनिया में आप जाएं, अपने आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, तो आप एम्बेसडर ही होते हैं पाकिस्तान के। अच्छा डॉक्टर साहब अब ये इंजेक्शन, अब हल क्या है? मतलब व्हाट इज द सोल्यूशन? अब हर किसी ने पतला भी होना है, स्लिम भी होना है, लेकिन हेल्दी भी साथ साथ। ये आपने जिस बात की तो मुझे बड़े मज़े की बात याद आई। अक्सर ख़वातीन जैसे मेरा हमारे पास आएंगी तो ये कहेंगी हम तो कुछ नहीं खाते। अच्छा, और मज़े की बात है कि इसी तरह खातून मेरे पास आई एंड शी वाज माशाल्लाह ओवरवेट। एक 20 होता है और एक बहुत ज़्यादा लाइक वो उनका था, और उसके बाद मुझे वो कह रही कि मैं तो बस आधी रोटी खाती हूँ और हाथ में उन्होंने फ्राइज़ पकड़े हुए और वो लिटरली खा रही। तो मैंने उन्हें कहा आप ये जो खा रही हैं, कहती है तो फिर ये भी ना खाऊं तो क्या खाऊं? तो यही जुमला ये बहुत और हम तो कुछ नहीं खाते। देखें आप कुछ नहीं खाते तो हवा से कभी भी आपका वेट नहीं होता। आपकी बॉडी की नीड से जब ज़्यादा आप खाएंगे तब तब आपकी बॉडी स्टोर करेगी। ऐसा ही एक गंदी आदत जो और है लोगों में कि जी पूरे दिन में 1 मील ले रहे हैं कि जी हाँ, और ये सबसे गंदी चीज़ होती है। जो आप पूरे डे में 1 मील ले रहे हैं आपकी बॉडी स्टोर कर लेगी। उसे पता है कि ये बंदा मेरे से जुल्म करने वाला है, इसने मुझे भूखा मारना है, मैं स्टोर कर लूँ, ठीक है। वो उन लोगों का आप देखें तो ज़्यादा फैट स्टोर हुआ होता है। आपने रेगुलर इंटरवल्स पे लेने होते हैं मील्स, और उसमें ये ज़रूर करें कि फाइबर इनटेक हो आपकी ज़्यादा, ठीक है। आप फ्रेश फ्रूट्स की तरफ जाएं, बल्कि आप जितना ज़्यादा थोड़ी थोड़ी देर के बाद खाते हैं उतना ज़्यादा आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, ठीक है। आपने दूसरा, अगर आप नहीं अपने मतलब जायके, ज़ाहिर है अक्सर लोगों का वो होता है प्रॉब्लम, तो मैं ये कहती हूँ आप पोर्शन कंट्रोल कर लें। अगर आप इतनी बड़ी प्लेट खा रहे हैं, सबसे पहले तो अपनी प्लेट का साइज़ छोटा करें, फिर उसमें भी आप हाफ पे आ जाए तो ये बड़ा आसान होता है। और जायका और जो चस्का होता है ना सादा, वो 2-3 नवालों में पहलों में होता है, वो आप पूरा कर लें और फिर उसको क्वांटिटी कम कर लें। तरीका ये कि जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद है उससे पहले आप सैलड इतना खा लें कि आपकी एक्चुअली जो फुल हो जाए स्टमक वो उसके साथ हो जाए, और फिर आप बाद में जो उसके कुछ बाइट्स ले लें तो आपका वो सारा, मेरा ख्याल है जो क्रेविंग्स है वो तो पूरी हो जाती है। बिल्कुल सही। जिस तरह अभी इंजेक्शन की भी हम बात कर रहे थे तो वो आपकी क्रेविंग्स को भी कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो हम उनमें कुछ अरसे के लिए देते हैं जिन लोगों में ये इशू होता है, लेकिन आप फिर इंपॉर्टेंट बात ये कि आप डॉक्टर के सुपरविजन के बगैर नहीं करेंगे, खुद से आप ना करें। कोई टिप देना चाहेंगी बिफोर वी वाइंड अप? जी बिल्कुल, कि आप अपनी डाइट को हेल्दी करें। सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, अपनी मॉडिफिकेशंस करें, अपनी हेल्थ को, जर्नल हेल्थ को बेहतर करें। मोटापा अब बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। आप ये इसके लिए लेट नहीं करें कि आप इंतज़ार करें कि आप बहुत ज़्यादा मोटे हो जाए। तो फिर आपको अगर लग रहा है कि आप ओवरवेट हो रहे हैं तो सिंपली जाएं और डॉक्टर से हेल्प लें, इसमें कोई बुरी बात नहीं। बिल्कुल सही। और वो डॉक्टर साहिबा ने जो शुरू में प्रोग्राम में बात की कि पहले खुद से एफर्ट करें, डाइट करें, आप एक्सरसाइज करें, लाइफस्टाइल की मॉडिफिकेशन करें। अगर आप में चेंज आपको नहीं महसूस होता फिर आप इंजेक्शंस और लाइपोसक्शन और इन ट्रीटमेंट्स की तरफ अपना रुझान करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया। और ख़वातीनो ज़ात इसी के साथ काशिफ हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे आज दरख्वास्त भी करते हुए और रिक्वेस्ट आई है आज जाने की ज़िद ना करो और राग एमन में पेश करेंगे। और ये मैं बताती चलूँ कि फरीदा खानम साहिबा ने तो इसको पेश किया, लेकिन उससे पहले इसको पेश किया था जी हबीब वली मोहम्मद साहब ने। तो इन दोनों को ट्रिब्यूट पेश करते हुए बहुत सारी क्लैप में आ जाइए। थैंक यू।
हम तो लुट जाएंगे, हाय मर जाएंगे, हम तो लुट जाएंगे। ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। तुम ही सोचो जरा, तुम ही सोचो जरा, क्यों ना रोके तुम्हें। जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम। तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो। आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे, हम तो लुट जाएंगे, हाय मर जाएंगे, हम तो लुट जाएंगे। ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। कितना मासूम रंगीन है ये समा, हुस्न और इश्क की आज मेराज है। कितना मासूम रंगीन है ये समा, हुस्न और इश्क की आज मेराज है। कल की किसको खबर जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो। आज जाने की जिद ना करो।
जी ख़वातीन नौज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और ब्रेक पर जाने से पहले उम्दा लाइव परफॉर्मेंस काशिफ ने अपनी आवाज़ में, भाई अमेजिंग, वेल डन काशिफ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। शेफ़ माजिबीन भी अभी सर्व करने की तैयारियों में, इनकी तरफ भी बढ़ेंगे। लेकिन ख़वातीन नौज़ात, इस सेगमेंट में हमारे साथ हमारे वो यंगस्टर्स मौजूद है। वी आर सो प्राउड ऑफ बोथ ऑफ देम। और बहुत अच्छा लगता है जब यंगस्टर्स स्पोर्ट्स की फील्ड में, एडवेंचर की फील्ड में, एकेडमिक्स में भी, पढ़ाई भी साथ साथ और स्पोर्ट्स भी, और अपने पैशन को परस्यू करते हुए साथ साथ जो है पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ इससे बढ़कर अच्छी बात और क्या हो सकती है। हमारे तो मुझे लगता है यंगस्टर्स भी हमारे लिए जो हैं रोल मॉडल्स हैं माशाल्लाह से। सो मेरी जो पहली मेहमान शख्सियत है, ये नहायत इबादत गुजार है, नहायत जो है ताबेदार है, और इतना अपने माँ बाप का ख्याल रखती हैं कि इसीलिए अल्लाह ताला ने इनको बहुत सारी तरक्की से नवाजा। अभी तो स्काई इज़ द लिमिट, और इनका नाम ही इबादत गुजार है। मज़े का नाम है एंड इट इज़ वेरी डिफरेंट। लेकिन जो नाम माँ बाप रखते हैं, बड़े बुजुर्ग रखते हैं, तो उसके पीछे हिकमत होती है और नाम का असर भी आता है आपकी शख्सियत पे, जो हम देख सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इबादत गुजार, जो कि प्रोफेशनल फिटनेस ट्रेनर हैं, फिज़िकल एजुकेशनल टीचर हैं, बाइकर हैं, बाइक पे ट्रैवल पूरे पाकिस्तान में किया है और बच्चियों को भी बाइक चलाना सिखा रही हैं। शी इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर एज वेल। और पाकिस्तान में कहाँ कहाँ ट्रैवल किया, ये तमाम बातें इनसे जानेंगे। इनको पहले वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप इबादत गुजार? ठीक ठाक, अल्लाह का करम है। आप कैसी हैं? बिल्कुल। अब्दुर्रहमान परेशान हो गए, साथ वाले गेस्ट आप खाना सुन के दाम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। आपकी अचीवमेंट्स पे एक नजर डालते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। जी अमेजिंग, वी हैव विद अस इबादत गुजार। अमेजिंग। ये कौन सी बाइक थी? हार्ली डेविडसन थी? कौन सी? ये मल्टीपल बाइक्स थी। हार्ली डेविडसन भी थी, इसमें BMW। लास्ट वाली तो हार्ली डेविडसन। लास्ट वाली हार्ली डेविडसन। BMW इज वेरी हार्ड टू मैनेज, वो तो बहुत ह्यूज वाली है, बट अमेजिंग जी, वेल डन। अच्छा जी, मेरे सामने तशरीफ रखते हैं। वी आर सो प्राउड ऑफ एहसन रहमान, क्योंकि एहसन की जब हम बात करें तो ख़वातीनों साथ एक दौर हमने ऐसा देखा कि स्क्वॉश के हम चैम्पियन, हम हॉकी जो हमारा कौमी खेल उसके चैम्पियन, हम क्रिकेट के चैम्पियन, और ये स्पोर्ट्स के 3 ऐसे खेल थे कि, और स्नूकर के भी थे, ये चारों खेलों में हम सैर फहरिस्त हुआ करते थे। लेकिन फिर करते 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 वक्त के साथ साथ एक खलासी स्क्वॉश के अंदर बिलखसूस पैदा हो गई। हमें वो जानशेर खान साहब, जहांगीर खान साहब जैसे हमें चैम्पियंस ना नज़र आए। लेकिन अब दोबारा से अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने यंगस्टर्स में वो पोटेंशियल देख रहे हैं। मेरे सामने जो मेहमान शख्सियत हैं, अगेन वी आर सो प्राउड ऑफ एहसन रहमान, जो कि नेशनल चैम्पियन है स्क्वॉश के, इंटर यूनिवर्सिटी स्क्वॉश चैम्पियन रह चुके हैं स्क्वॉश के, और 2017 में मलेशिया भी ट्रैवल किया, पूरी दुनिया में ट्रैवल किया, और अब पढ़ा रहे हैं HSN कॉलेज में स्क्वॉश को। सो हम इनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपके स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं आज? बताया हुआ है? जी पक्का? जी। आपकी अचीवमेंट्स पे एक नजर डालें। जी ख़वातीन नौज़ात। We have with us Ehsan Rahman. Assalamu alaikum once again. Thank you so much for being part of the show. अच्छा जी, एहसन, स्क्वॉश, कोई भी स्पोर्ट्स जो है खेल आसान नहीं, लेकिन स्क्वॉश में तो मुसलसल एक फिजिकल एक और मेंटल जो है हार्मनी चाहिए होती है। कितना मुश्किल, कितना आसान है ये खेल? बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको इसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। जैसे अब लास्ट हमारा ये अभी हमजा वर्ल्ड जूनियर चैम्पियन बना है। हाँ, बहुत अरसे बाद 30 ईयर। हाँ। लेकिन इसने अमेरिका में ट्रेनिंग की है। ये हमारे पास अब पंजाब स्क्वॉश कम्प्लेक्स है, इसकी हालत देखें। मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि स्पॉन्सर लाएं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ऐसे के हज़ारों बच्चे हैं। बिल्कुल सही, पोटेंशियल तो बहुत है।
आपका सफ़र कैसा रहा है? आपने जो ट्रेनिंग की करते करते माशाल्लाह से यू आर अ चैम्पियन योरसेल्फ, थोड़ा सा बताइए अपने बारे जी में। मैं बचपन मेरे घर के साथ ही क्लब था, मैं देखता था, ये हमारा एक दो प्लेयर थे, गोगी लाउद्दीन बड़ा नाम है, ठीक है, वो भी हमारे नेबर्स थे, और सुहेल कैसल लास्ट वर्ल्ड जूनियर वो भी जीते हुए हैं। तो मैं उनको देख के मुझे बड़ा शौक पैदा हुआ, तो फिर मैंने भी स्क्वाश स्टार्ट की, फिर मैं नेशनल चैम्पियन बना, फिर मैं स्कूल से लेके इंटर तक गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। एक्सीलेंट जी, और मैं पाकिस्तान रैंकिंग नंबर 2 पे हूँ, अब मैं सीनियर में हूँ, अब साथ साथ HSN में ट्रेनिंग। एक्सीलेंट। जी, ट्रेनिंग लेकिन लड़कों को तो बिलखसूस क्रिकेट का एक होता है फोबिया, बाय डिफॉल्ट ही होता है, तो स्क्वाश का ठीक है आपके नेबर थे या आपके एरिया में स्क्वाश का सेंटर था, लेकिन एक रुझान भी तो होता है ना। जी जी, वो कैसे हुआ? ये बस मेरी फैमिली में स्क्वाश खेली हुई है सारी, ठीक है, मेरे कज़न भी चैम्पियन हैं, वर्ल्ड चैम्पियन टीम इवेंट में, तो मुझे बड़ा शौक था, मैं चाह रहा था कि काफ़ी मैं भी आगे बढ़ सकूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि अब जो नई जनरेशन है उसको स्पॉन्सर दिया जाए और ऐसे हज़ारों बच्चे वर्ल्ड चैम्पियन बने। ऑब्वियसली इतना हमारे तो पोटेंशियल जैसे क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, ऐसे दूसरी हॉकी को भी करना चाहिए, दूसरी गेमों को भी गवर्नमेंट को चाहिए कि स्पॉन्सर लाएं, मैचेस करवाएं, फैसिलिटेट करें। फिर और मैं तो समझती हूँ गवर्नमेंट से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर को आना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर आएगा तो ये खेल दोबारा से कमर्शियल बनेगा, तो हर किसी का बड़ा ओके, बिल्कुल सही। इबादत गुजार, मुझे ये अब नाम आपका पूरा लूँ ना, ताकि वो मुझे ये बताइएगा, बीइंग अ बाइकर जी, क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है? अब तो शऊर बेदार हुआ है, शुक्र है, कम से कम लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू किया कि बच्चियां भी हमारी बाइक चला सकती हैं। मैंने अभी तक जितनी भी बाइकिंग की है, मेरे ख्याल से मुझे तो सारे प्रोन्स ही नज़र आए हैं, फ़ायदे ही नज़र आए हैं। ये आपकी मेंटल हेल्थ से लेकर फिज़िकल हेल्थ से लेकर ये सारों के लिए बेनिफिशियल है, और इट्स अ वेरी ग्रेट हॉबी विद नो हार्म। और मेरे ख्याल से आप जितना इसको ज़्यादा करते हैं उतना ज़्यादा आपको और क्रेज़ होता है कि मैं और ज़्यादा ट्रैवल करूं। और इट्स नॉट जस्ट बस आप निकले और आपने ट्रैवलिंग के लिए, आपकी डेली रूटीन में भी आई थिंक इट्स द सबसे ईजीएस्ट जो कन्वेंस है वो बाइक है। मतलब कि कहीं भी ट्रैफिक आपकी ब्लॉक हो जाए, कहीं जाना हो, बाइक एक ऐसी चीज़ है, मोटरसाइकिल ऐसी चीज़ है, कहीं से भी निकल जाती है। सही। तो लेकिन आपने स्टार्ट ऑफ तो नॉर्मल बाइक से किया होगा, फिर हैवी बाइक पे ऐसे ही है। मैंने जो स्टार्ट किया था, जो हमारी देसी बाइक है CD70, सबसे बेस्ट है भाई, बेस्ट है। मैं कहती हूँ आज भी मेरी जो पहली बाइक थी वो CD70 थी, जो मेरे फादर ने मुझे गिफ्ट की थी। किस एज में आपने स्टार्ट? मैं थी ग्रेड 7 में। ओके। मैं स्कूल लाइफ से लेकर अभी तक अपने बाइक पे गई हूँ। तो एक मैं ज़रूर सवाल पूछते हुए, बाइकिंग और जो ट्रैवलिंग है दे गो साइड बाय साइड। मैंने ज़्यादातर बाइकर्स को एडवेंचरस लोगों को ही एक तो बाइकिंग का शौक होता है नंबर 1, और फिर वो पूरे एक्सप्लोर करने में, टूरिज्म को भी और एक्सप्लोर करने में उनका रुझान। आपको टूरिज्म का पहले शौक था, फिर बाइकिंग का हुआ है, या बाइकिंग की वजह से टूरिज्म का हुआ? मुझे वैसे भी घूमने फिरने का, एडवेंचर्स का इनका शौक था, बट बाइकिंग ने उसको मेरा ज़्यादा इजी कर दिया और ज़्यादा उसको एक नेक्स्ट लेवल पे ले गई, क्योंकि जहाँ 4 व्हील्स नहीं पहुँच सकती और जहाँ काफ़ी जो मुश्किलात होती है, बाइक ने वो काफ़ी इजी कर दी। सबसे पहले कहाँ गई लाहौर से बाहर? सबसे पहले मेरा जो फर्स्ट था वो यही था कि मेरी बड़ी क्लोज फ्रेंड है, उसकी बर्थडे थी। ठीक है। और मैंने लाहौर में ही होगी ना वो? नहीं, वो इस्लामाबाद में थी। ओए, अच्छा, इस्लामाबाद। तो मैंने कहा यार उसको विश करना, और मैं किसी तरह कोई बस का कोई आई थिंक कोई स्ट्राइक थी, इस तरह थी। फोन पे कर देती, व्हाट्सएप की वीडियो कॉल कर लेती भला। नहीं, वो एक होता है ना, बस 12 बजे आपने पहुंच के विश करना होता है। रात 12 बजे? जी जी, रात 12 बजे। ओके। तो मैंने बस बाइक पकड़ी, मैंने कहा निकलते हैं, कुछ नहीं होता। कहाँ निकली फिर? तो मैंने GT रोड पकड़ी और लाहौर से निकली और सीधा इस्लामाबाद फ्रेंड के घर पहुंची और उसको जाके विश किया। ये कौन है फ्रेंड भाई, इतना जज्बा, मतलब फ्रेंड के लिए रात 12 बजे? बिल्कुल सही। वो एक्सपीरियंस कैसा था रात के वक्त GT रोड पे ट्रैवल करना? तो ट्रक होते हैं इतने, ट्रैफिक ज्यादा खतरनाक होती है रात के वक्त तो। और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस भी रात के वक्त था, जिस आप कह रही हैं, और टफ भी था। और GT रोड पे वाकई ट्रैफिक ऐसी है कि आपको पता है कि वहाँ ट्रक्स भी आ रही हैं, साइकिल्स भी आ रही हैं। कौन से महीने की बात है ये? नवंबर। तो धुंध भी होगी, सर्दियाँ भी थी, काफ़ी सर्दी। हाउ डिड यू मैनेज, कैसे किया सब कुछ? बस बाइकर जैकेट पहन के, वो विंड ब्लॉक करती है, आपको पता है प्रॉपर जो हमारी इसके गियर्स होते हैं बाइक्स के, वो हर वेदर के मुताबिक डिज़ाइन होते हैं, बस वो पहने। तब तो खैर वो भी नहीं थे, बस अपनी वही मोटी जैकेट पहनी, हेलमेट पहनी और निकल गए। तो वो जो मेरा एक वो था इतना लंबा ट्रैवल करने का, वो एक दफ़ा में ही मेरा वो फियर ख़त्म हो गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने आगे नॉर्थ की तरफ थोड़ा स्टार्ट किया, गलियात की तरफ। फिर मैं वहाँ से कश्मीर गई, फिर कश्मीर के 1-2 टूर्स किए। फिर मैं फर्दर, फिर मैं नो स्टॉपिंग। यानी वो जो झिझक थी वो खत्म हुई एंड यू गॉट दैट, आप में वो खुद एतमादी आई, और उसके बाद बिल्कुल सही। काशिफ, आपने कभी कोई इस तरह का एडवेंचर किया जिंदगी में?
सुन रहा हूँ, मुझे ये बड़ा अच्छा लग रहा है। आप गए कभी बाइक में इस्लामाबाद? नहीं, मेरा ऐसा जाना नहीं कभी हुआ। बिल्कुल। अच्छा, अपना पहला ट्रिप बताएं बाहर के मुल्क जो किया परफॉर्म करने के लिए। मैंने दुबई किया था सबसे पहले 2016 में। ठीक है। तो वो मेरे लिए बड़ा एक समझ लो खुशी का मोमेंट था कि मैं बाहर जा रहा हूँ, जहाज़ में बैठना है और क्या करना है, वो सारी चीज़ें बड़ी, वो आज भी मुझे याद होती है। अब तो जो ट्रैवल करते हैं कोई वो इंटरेस्टिंग वाकया, कोई बातें बहुत सारी, पहला जो जहाज़ का सफ़र होता है, हेजिटेशंस होती हैं, डर भी होता है, खौफ भी होता है, कोई ऐसी बात हुई हो? मैं एक रियलिटी शो में गया था, वो कराची, वो तो डोमेस्टिक फ्लाइट है, तो वहाँ पे मेरे कुलीग्स थे कुछ जो हम लोग सेलेक्ट हुए थे, एक टीवी चैनल पे कंपटीशन हुआ था, सिंगिंग कंपटीशन। ठीक है। बस उन्होंने बहुत कुछ किया था, मैं उनकी मेमोरी याद करके बहुत हंसता हूँ। वो डरते रहे, वो कहते यार रोको जहाज। जब जहाज चला तो वो कह रहे यार जहाज रोको, मैंने उतरना है। तो मैंने कहा यार आप नहीं रुक सकते भाई, कहाँ उतरेंगे? वो कहता नहीं यार मैं तो, मेरी तबीयत खराब हो रही है। फर्स्ट टाइम आप बैठते हैं तो वो बड़ा एक मेमोरी। उन्होंने डर के, पता है आपको कुछ लोग होते हैं पैनिक कर जाते हैं, वो तो खिड़की की तरफ और इमरजेंसी डोर की तरफ भी जाते हैं। मैं जानती हूँ कुछ ऐसा तो नहीं कुछ हुआ अल्लाह ना करे? नहीं ऐसा नहीं हुआ, बस उसने मतलब अपने जो कलीग्स थे, मैं वो तंग करना उसने शुरू कर दिया। वो कर रहा था, ऐसा नहीं था कि वो कुछ ड्रामा कर रहा, उसे नहीं पता था कि अब हम वहीं लैंड करेंगे जहाँ से हमने उतरना। उसने कहा होगा कि वो बस होगी ना बीच में भेराग वाला स्टॉप, कहता है यार रोको इसको, बोलो मेरी तबीयत खराब हो रही। तो वो बड़ा एक बड़ी अच्छी मेमोरी थी। बिल्कुल सही। हर किसी के ख़वातीनों के साथ फियर्स होते हैं ऑब्वियसली। ऐसा आपका कोई फियर तो नहीं है ऐसा? नहीं। कितना कॉन्फिडेंस आपको अपने में फील हुआ, कितना पॉजिटिव चेंज महसूस हुआ जब फिर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना शुरू किया? मैं जी स्पोर्ट, बिल्कुल आप देखें स्पोर्ट के लिए आपको मैं जो फील करता हूँ कि आप सबसे हेल्थ रहते हैं, यानी कि आपकी हेल्थ अच्छी रहती है, आप जिम करते हैं, आपकी डाइट भी दूसरों से डिफरेंट होती है, आपने पानी का भी इस्तेमाल ज़्यादा करना है, तो स्पोर्ट्समैन की तो लाइफ आपको पता है बेहतरीन होती है। बिल्कुल सही। अच्छा, आप HSN कॉलेज में पढ़ा भी रहे हैं, उन बच्चों मैं में स्क्वाश कोच हूँ वहाँ पे। स्क्वाश कोच है, बिल्कुल सही। वहाँ पे जो फैसिलिटी है मैं कहता हूँ पूरे पाकिस्तान में ऐसी होनी चाहिए। अब पूरे पंजाब में ये HSN में 4 ग्लास कोर्ट है, तो ये अभी जो हमजा जिसमें कोर्ट में जीता ये कहीं भी नहीं है इस्लामाबाद में। अब बिल्कुल नहीं, तो फिर अगर इतनी फैसिलिटीज जो कि बिल्कुल है तो फिर वहाँ से तो चैंपियंस निकलने चाहिए। अब मैं इंशाल्लाह उम्मीद है। आप कहें कि मैं पहले नहीं था ना? जी अब SN आए हैं इस वजह से क्रेडिट इनको मिल जाएगा ना, चैंपियन निकालेंगे इंशाल्लाह। पोटेंशियल कितना बच्चों में देखते हैं? बहुत अब इंटरेस्ट आ गया बच्चों में, जैसे हमजा खान जीता है बच्चे आते हैं, मैं काफ़ी मैंने समर कैंप ज्वाइन किया, बच्चे इतने आए काफ़ी तादाद में कि हमने भी बनना है, अब उनमें आ गई है पोटेंशियल। ट्रेनिंग क्या रिक्वायरमेंट क्या होती है? ट्रेनिंग ये जॉगिंग और स्प्रिंटें, ये पुशअप्स, ये प्रॉपर इनके लिए ट्रेनिंग होती है। बिल्कुल सही। अच्छा, कहते हैं कि जो स्पोर्ट्समैन का कॉन्फिडेंस होता है, पढ़ाई में जो बच्चे लाइक होते हैं वो कॉन्फिडेंस और होता है, लेकिन एक स्पोर्ट्समैन का कॉन्फिडेंस अनमैचेबल होता है। वुड यू एग्री विद इट? यस यही है कि आप देखें जो स्टडी है ना, वो स्टडी वाले बहुत अच्छे होते हैं, जो स्पोर्ट है उनको स्टडी भी साथ करनी चाहिए ताकि आप इसे आगे भी आप मैसेज दे सकें। ये है बिल्कुल सही। इबादत, आप ऑब्वियसली ये स्पोर्ट्स तो नहीं है बाइकिंग, लेकिन ये भी एक ऐसा एडवेंचरस काम है कि इसको स्पोर्ट्स में तो नहीं कर सकते, कैटेगरी जॉनरा बनाया जा सकता है। आपको क्या लगता है इससे कॉन्फिडेंस एंड देन यू बीइंग अ फीमेल कितना चेंज आपको अपने में महसूस हुआ है? वैसे स्पोर्ट्स जो है, आप जो स्पोर्ट्स की बात करिए, बाइकिंग इज अ काइंड ऑफ स्पोर्ट्स। बिल्कुल ऐसा ही है। वर्ल्ड वाइड इसमें रेसिंग भी हो रही है, एडवेंचर्स भी हो रही हैं, बाकी स्टंट्स में भी यूज़ हो रही है, तो इट्स एक तरह से इट्स ऑल्सो अ स्पोर्ट्स। एंड आई थिंक मैं इनसे बिल्कुल एग्री करूँगी कि बीइंग अ स्पोर्ट पर्सन एंड बीइंग अ बाइकर, आप में कॉन्फिडेंस इसलिए आता है कि जब आप घर से निकलते हैं और आप दूसरे कंट्रीज़ या आप दूसरे सिटीज़ या दूसरी जगह पे जाते हैं, तो आप लोकल से मिलते हैं, आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, आप नई जगह एक्सप्लोर करते हैं, तो आपको वो खुद ब खुद कॉन्फिडेंस ज़्यादा आता है। बिल्कुल सही। आप घर में जब रहते हैं या एक जगह पे रहते हैं तो आप थोड़ा हेजिटेट करते हैं, बट जब आप ऑफन एक नई जगह विजिट करना शुरू करते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, तो उसी तरह आपका कॉन्फिडेंस जो है वो आप और गेन करते जाते हैं। आपको कितनी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा? आपकी वालदा ने, और हमारे यहाँ तो बेटे बाइक चलाएं तो इतना मसला होता है, तो फिर बेटियाँ, मैं ये नहीं कह रही बेटों बेटियों में कोई फ़र्क होता है, लेकिन जाहिर बात है हमारे माशरे की कल्चरल वैल्यूज़ को देखते हुए मेरी बेटी भी कल को कहेगी, तो मैं एक माँ होने की हैसियत से भी थोड़ा सा रिलक्टेंट ज़रूर होंगी। बेटी के मामले में आप ज़रा ज़्यादा थोड़े होते हैं, कंसर्न्ड होते हैं ऑब्वियसली, तो आपको कितना हेजिटेंस का सामना करना पड़ा और कितना हुआ? अच्छा, मैं इस मामले में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लकी रही हूँ। मेरे पेरेंट्स दोनों की तरफ से ही मुझे बहुत इसमें सपोर्ट मिली है और उन्होंने बहुत मुझे इसमें कॉन्फिडेंस दिया। उन्होंने इसको इसी तरह लिया जैसे नॉर्मल व्हीकल्स हैं, कि जैसे लड़कियां गाड़ी चला रही हैं, लड़कियां बाइक भी चला सकती हैं, कोई ऐसी बात नहीं। अब तो लड़कियां जहाज़ चला रही हैं, दुनिया में क्या ऐसा काम नहीं है जो लड़कियां नहीं कर रही।
तो मेरे पेरेंट्स का मुझे शुरू डे वन से बहुत सपोर्ट था इस चीज़ में। Excellent, और excellent. मैं कहती हूँ ये एक बहुत बड़ा रीज़न भी है बीइंग गर्ल एंड बीइंग इन कंट्री लाइक दिस, कि जिसमें थोड़ा सा बाकी लड़कियों को मुश्किलें आती हैं। मेरे पेरेंट्स की वजह से मैं कहूँगी अगर मैंने कुछ अपनी लाइफ में जो भी अचीव किया है या जो भी अपनी ड्रीम्स फुलफिल किए हैं, उसमें सबसे जो बड़ा जिसको मैं कहूँगी कि हाथ है वो मेरे पेरेंट्स। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर जब बिल्कुल माँ बाप ऐसा की ही रजा है तो खुदा की रजा है, ऐसे ये ही, बस समझ ऐसे जाएं बच्चे तो क्या ही बात हो, और समझते हैं, ऐसी बात नहीं है। काशिफ, आपसे भी ज़रूर पूछते हुए, हम आपके जॉनरा की जब बात करते हैं, क्लासिकल भी, सेमी क्लासिकल भी, लेकिन आपने अपने आप को, आप क्या समझते हैं, कितना एक्सप्लोर किया, और वक्त के साथ साथ फ्यूजन भी कितना ज़रूरी है? देखें, वक्त के साथ चलना चाहिए। जिस तरह का म्यूज़िक चल रहा हो कल्चर में, आपको उस तरह का म्यूज़िक करना चाहिए, लेकिन आपकी जो ट्रेनिंग होती है बेसिक, वो आपकी क्लासिकल से ही होती है। ये क्लासिकल, सूफ़ी, ये बहुत मैटर करता है। जितना हमारे बॉर्डर पास जितने भी सिंगर हैं, उनकी ट्रेनिंग भी क्लासिकल है। और हमारे जो इधर पाकिस्तान में जो बड़े बड़े फ़नकार हैं, आर्टिस्ट, तो ये बेसिकली आपने बेसिक सीखना होता है, क्लासिकल, सूफ़ी। उसके बाद आप, जब आपकी आवाज़ एक पक्की बन जाती है, आप प्लेबैक गाएँ, मूवी के लिए गाएँ, OSTs गाएँ, लेकिन वो जो ट्रेनिंग है ना, वो आपने स्ट्रॉन्ग करनी है, वो बहुत मैटर करती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, और ये बड़ा ज़रूरी है मेरे ख्याल में। और मेंटोर्स आपके कौन कौन रहे? मेंटोर्स मेरे शराज उपल रहे हैं, उनके साथ मैंने, शराज हाँ, तो उनके साथ बड़ा अच्छा काम किया है मैंने, उनके साथ काफ़ी प्रोडक्शंस किए हैं मैंने। और एक इनकी बात से मैं एग्री करूँगा कि हम लोग ये बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट कुछ बनानी चाहिए चीज़ें, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें अपने हैंड पे करना चाहिए जितना हो सकता है। ट्रू। प्राइवेट तरीके से, जैसे आपकी बात से एग्री करूँगा कि अगर हमें कुछ जगह नहीं प्रोवाइड कर रहा, तो हम अपने तरीके से भी कर सकते हैं। ऐसा ही है। 5 लोगों से स्टार्ट करें, ट्रू, 10 लोगों से स्टार्ट करें, फिर वो नेटवर्क बन जाता है। बिल्कुल। तो वो अपने ऑन पे आपको कोशिश करनी चाहिए। आप वेट करते रहेंगे यार कुछ वो करेगा, ऐसा नहीं होता। मेरे ख्याल से मैं भी अभी कुछ लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो उनके पास नहीं है वसाइल, तो मैं मैनेज कर रहा हूँ, और अल्लाह ताला मदद करते हैं इस चीज़ की जब आप स्टार्ट लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और हम अपने स्कॉश चैंपियंस की बात करें, जानशेर खान साहब की, जहांगीर खान साहब की, उन्होंने स्क्रैच से स्टार्ट किया, तो ये हमारे रोल मॉडल्स हैं। आपकी तो मुलाकात हुई? जी, मैंने मैचेस पे भी बैठे, मैंने जहांगीर खान से भी ट्रेनिंग की है कराची में। पहली बार जब उनसे मुलाकात हुई वो बताएं। बड़ा एक्साइटेड था, मुझे उम्मीद नहीं थी मैं लेजेंड से मिलूंगा। नींद नहीं आई होगी रात को, है ना? ऐसे ही है। आप देखें ना, हमारे जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इस टाइम कैप्टन है बाबर आजम, वो बॉल बॉय थे। उनकी एक वीडियो बहुत वायरल होती है, अक्सर जब बड़ी इनिंग्स खेलते हैं ना, तो उनकी वीडियो वायरल होती है कि वो ग्राउंड के बाहर जो बाउंड्री पे होता है वो उसमें थे। वो ऐसा ही है। तो कहाँ से मेहनत करके पहुंचना, बंदा पहुंच जाता है। अगर आप स्ट्रगल करें, मेरा ये मानना है कि आप मेहनत करें, आप पीछे फिर मुड़ के नहीं देखते। जो फोकस होता है ना शख्स, वो शिकवे शिकायत नहीं करता। शिकवे शिकायत वो करते हैं कि जो अपने काम पे फोकस नहीं करना जानते। आप जो लोग देखें दुनिया में, जितने भी लोग हैं, हम जानशेर खान साहब की बात करते हैं, जहांगीर खान साहब की, जितने भी पूरी फील्ड में, पूरी दुनिया में जितनी भी फील्ड में लोगों ने तरक्की की, वो फोकस्ड होते हैं। वो क्रिबिंग नहीं, अंग्रेजी का लफ्ज है क्रिबिंग, यानी शिकवे शिकायत में नहीं अपनी जिंदगी को नेगेटिविटी में गुजार देते। तो यू हैव टू बी वेरी फोकस। अच्छा, ऐसा बताएं, फिर पहली बार जब मुलाकात हुई जानशेर जहांगीर, बड़ा खुश, मैंने उनसे बड़ी टिप्स ली हैं, बड़ा खुश। मैंने कहा मैं भी आपकी तरह बनना चाहता हूँ, तो इंशाल्लाह अभी भी मेरी कोशिश है कि मैं खेलूँ, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँ। उन्होंने क्या टिप्स आपको दी? कि आप मेहनत करें, बस मेहनत पे फोकस करें, इंशाल्लाह अल्लाह एक टाइम आएगा आप भी इंशाल्लाह किसी मुकाम पे होंगे। सही। पहली बार पाकिस्तान को कहाँ रिप्रेजेंट किया इंटरनेशनली? मलेशिया में, फिर उसके बाद सिंगापुर 2017 में। जी, फिर 18 में मैं गया हूँ उधर सिंगापुर। ओके, मलेशिया का बताएं जो पहली बार रिप्रेजेंट किया। मैं मलेशिया गया तो बड़ा एक्साइटेड था। मैंने कहा चले, फर्स्ट टाइम मेरा टूर पाकिस्तान में, ट्रायल दिए पंजाब में, सिलेक्ट हुआ। 6 लड़के थे हम अंडर 19 में। फिर मैं गया हूँ, सेमीफाइनल आ रहा हूँ, तो मैं ऐसे कॉन्फिडेंस मिला मुझे, काफ़ी मैंने चीज़ें सीखी वहाँ से। तो ऐसे मैं टूवर्ड से ही बंदा सीखता है। बिल्कुल। आपके साथ कौन था मुकाबले में? साथ कौन सी टीम? वो मैं इजिप्ट के लड़के से आ रहा था। ओके, क्या आपको उनमें क्या पोटेंशियल नजर आया? वो यही है कि हम फिजिकल फिट नहीं है इतने, उनका स्टेमिना बहुत ज़्यादा है, उन्होंने काफ़ी ट्रेनिंग की। एंड दे आर वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इजिप्ट के स्क्वॉश के। तो पहले पाकिस्तान के टॉप 10 में होते थे, आप इजिप्ट के हैं। बस बड़ा डिफरेंट है, हमारे सारे कोचेस वहाँ पे कोचिंग करा रहे हैं। बिल्कुल सही, ये चीज़ है। तो फिर हमारे कोचेस का कमाल है ना बेसिकली, वरना इजिप्ट तो एक ज़माने में कोई सोच भी नहीं सकता था कि स्क्वॉश के अंदर, पाकिस्तान को तो आसपास भी नहीं था कभी भी, इजिप्ट ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था। बट अब देखें, लेकिन ऑब्वियसली फोकस करना चाहिए। बिल्कुल सही। पाकिस्तान में कितना कहाँ ट्रैवल किया? दोस्त के पास तो चली गई, अब आगे की कहानी, नॉर्दर्न एरियाज में कहाँ एक्सप्लोर किया? मैंने आप कह लें तकरीबन पूरा नॉर्थ कर लिया हुआ है। Okay. और इस तरफ जो है साउथ की तरफ अगर आप कहें तो जो हमारी ये डेजर्ट्स हैं वो मैंने भी किए हैं। अभी मेरा फर्दर जो प्लान है वो मेरा अब गवादर वाली साइड पे, बिल्कुल आप कह लें
साउथ एंड जो है ना पाकिस्तान का वो डिस्कवर करना है, वो मेरा रह गया है। और नॉर्थ मेरा जो है आप कह लें हमारा नॉर्थ एंड होता है चाइना बॉर्डर कुंजरा पास, तो उसके बीच में जितना भी है स्कर्दू एंड हुंजा और गिलगित वो सब मैंने कवर किया। सबसे इंटरेस्टिंग ट्रैक कौन सा रहा है? ट्रैक्स तो काफ़ी अब डेवलप हो गए हैं, कुछ काफ़ी ऑफ ट्रैक्स भी आते हैं। जो एक बाबूसर टॉप है उस पर बहुत लोगों ने विजिट भी किया है। उसका इंटरेस्टिंग इसलिए था कि उसके जो 2 आवर्स थे उस 2 आवर्स में मुझे 4 वेदर्स मिले थे। ओके, उस 2 आवर्स की सारे वेदर मैं जब जा रही थी तो अभी मैं ऑलमोस्ट टॉप पे पहुंचने लगी थी तो इतनी तेज़ हवा थी कि मेरी बाइक चलते हुए लेफ्ट राइट हो रही थी। ठीक है। और जैसे मैं अभी टॉप पे पहुंची तो बारिश शुरू हो गई, तो मुझे पहले तेज़ हवाएं मिली, फिर मुझे बारिश मिली। और जब मैं टॉप पे भी उधर हम रुके ही हैं, अभी मुझे 5 से 10 मिनट हुए, अभी मैंने पकौड़े शकौड़े उनसे कहे लगाए भी ज़रा, क्योंकि सर्दी हो गई थी तो स्नोफॉल स्टार्ट हो गई। तो उन्होंने कहा कि आप क्योंकि बाइक पे हैं तो आप जल्दी से, आपने अगर इधर से नीचे उतरना है इस तरफ से नीचे उतर जाएं टूवर्ड्स नारायण का खान। ठीक है। अगर आपने चलास वाली तरफ उतरना आप बस ले जाएं, क्योंकि इसकी बर्फ़ का कोई पता नहीं है कितनी गिरेगी, अभी रुक भी सकती है और घंटे तक भी ना रुके। फिर मैं नीचे जब उतरी हूँ तो पहले मैंने तेज़ हवाएं, फिर बारिश, फिर बर्फ़, और जब मैं चलास से एंटर हुई हूँ बाबूसर से तो मुझे अभी भी याद है, मुझे हेलमेट में ऐसे पसीना जाता हुआ फील हो रहा था। गर्मी हो गई भाई जी, चलास में इतनी गर्मी थी। तो मैंने ये 2-3 घंटे के अंदर 4 वेदर्स फेस किए। खुदा की कुदरत आप देखें। तो बाकी ट्रैक्स और वो तो हैं काफ़ी डिफिकल्ट आगे हैं। ऑफ रोड ट्रैक्स भी तो होते हैं ना, वो कितने डेंजरस हैं, एडवेंचरस हैं? एक तो होते हैं ना ट्रैक्स बने हुए होते हैं, लेकिन जो ऑफ रोड ट्रैक्स हैं उसके बारे में बताइएगा। जो ऑफ रोड ट्रैक्स हैं वो काफ़ी आते हैं, पैचेस आते हैं, लेकिन ये है कि इंटरेस्टिंग वाकया जो आपने कोई ऑफ रोड ट्रैक का हो। ऑफ रोड ट्रैक का मेरे एक है काफ़ी इंटरेस्टिंग। वो मैं जा रही थी जब उधर कंस्ट्रक्शन भी हो रही थी, उसकी वजह से भी था। ठीक है। मैं जा रही थी तो मुझे आवाज़ फील हुई है ऐसे छोटे छोटे ना टक 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 की अपनी हेलमेट के ऊपर। ठीक है। ये आप कह लें बिशाम वाली तरफ एक है, जो ट्रैवलर्स हैं उनको पता होगा। बिशाम से थोड़ा सा आगे टूवर्ड्स जब आप हुंजा की तरफ ही जा रहे होते हैं, तो मुझे मेरी हेलमेट के ऊपर से फील हुआ, तो मैंने ऊपर देखा तो हल्की हल्की लैंड स्लाइडिंग स्टार्ट हो गई थी। अब मेरे पास ऑप्शन ये था कि मैं बाइक रोक के वापस जाऊं या मैं बाइक भगा दूं। मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं, मैंने कहा भगा देते हैं, तो मैंने भगा दी। और लैंड स्लाइडिंग जो वो मुझे फ़ील होती रही, मेरे कमर पे भी मुझे फ़ील हो रहे थे छोटे छोटे रॉक्स, और मेरी हेलमेट पे भी। और वो 2-3 मिनट का था, तो मुझे अपनी लाइफ में वो उस वक़्त लगा था कि शायद अगर ये ज़्यादा होगी तो मैं शायद नहीं बचूंगी। और वो मेरे लिए सबसे एक थोड़ा सा टाइम था डिफ़िकल्ट, कि मुझे सारे फियर्स वो सारे आ रहे थे कि पता नहीं मैं निकल सकूंगी कि नहीं। कितनी देर लगी आपको उधर से निकलने? 2 से 3 मिनट भी थे ना, वो मेरे लिए 2 से 3 घंटे हो गए थे, क्योंकि वो नॉन स्टॉप, क्योंकि वो ज़्यादा उतरेंगे पत्थरों का साइज़ भी बड़ा होना शुरू हो गया था। लेकिन जब मैं काफ़ी आगे गई तो मैंने बाइक रोकी, क्योंकि आगे ऑलरेडी लैंड स्लाइडिंग से रोड ब्लॉक थी। ओहो। और जब मैं आगे गई, फिर मैंने जब वापस मुड़ के देखा तो वहाँ सच उतनी ही हुई थी, ज़्यादा नहीं हुई थी, लेकिन आगे तो रोड ब्लॉक थी। तो आप अकेली थी? क्योंकि बाइकर्स तो यूजुअली ये होता है कि ग्रुप्स की सूरत में जाते हैं, अकेले नहीं जाते। तो आपके साथ कोई था? उस टाइम पे मैं बाइक पे अकेली थी, लेकिन मेरे साथ एक ग्रुप था, 2 कार्स थी और एक बस थी। ठीक है। वो कुछ फैमिली थी, तो उनके साथ ही मैंने अपनी बाइक लगा ली थी। ठीक है। तो लेकिन ट्रैवल आपने अकेले किया? बाइक पे मैं अकेली थी। क्यों? लेकिन यूजुअली तो आप एडवेंचर करने जाएं तो एज ग्रुप जाते हैं, तो आपने ये रिस्क क्यों लिया? मुझे वैसे ही उस वक्त समटाइम्स होता है आपके पास ऐसा टाइम स्लॉट होता है कि आप फ्री होते हैं, आपका ऑफ होता है, फ्रेंड्स ऑक्यूपाइड होते हैं या कोई आपको मिलता नहीं है। तो मुझे बस होता है कि जब मेरे पास टाइम फ्री होता है तो मैं उसको वेल करती हूँ और मैं निकल जाती हूँ। मैं वेट नहीं करती कि यार कोई फ्री है कि नहीं। मैं फ्री होती हूँ, आप मुझे राब्ता करें, मैं आपके साथ चलूंगी, कोई मसला ही नहीं है ऐसा। अगले ट्रिप पे आप मेरे साथ जा नहीं, मैं आपके साथ जा रही हूँ। ठीक है। एक्स्ट्रा हेलमेट है आपके पास? मेरे पास एक्स्ट्रा हेलमेट बिल्कुल है। अभी तो आप मुझे लिफ्ट देंगी घर तक, मेरी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो चुका है। बिल्कुल नहीं, बाइक का ये फायदा है कि उसमें पेट्रोल जो है वो काफ़ी रिजर्व होता है। और मैं आपको ये बताऊँ बड़े मजे की बात, जो हैवी बाइक होती है ना उसकी शान कुछ और होती है। उसका टायर पंचर हो जाए, उसमें कुछ टेक्निकल खराबी या पेट्रोल खत्म हो जाए, तो वो बड़ा अजीब सा लगता है कि यार ये चीज़ें। बट ये भी हम वाकयात आपसे ज़रूर पूछेंगे। धक्का नहीं कह रहे, धक्का लगाना भी बुरा लगेगा, नहीं लग सकता ना धक्का, तो बिल्कुल हाँ, वो तो उसकी शान की खिलाफ होगा। कितना अजीब सा लगे हैवी बाइक को 4 लोग धक्का लगा रहे हैं। अच्छा जी, ख़वातीन और हज़रात, दिस इज़ ऑन द लाइटर नोट। ऑब्वियसली बातचीत का सिलसिला जारी है, लेकिन इस वक्त काशिफ हमारे साथ मौजूद है। काशिफ, क्या सुनाएंगे? मैं आपको एक सूफी कलाम सुना रहा हूँ, बहुत प्यारा। भामे जान ना जान। वाह वाह, बहुत सारी क्लैप में आ जाइएगा।
तेरे जिहा मैनू होर ना कोई, तेरे जिहा मैनू होर ना कोई, ढूंढा जंगल बेला रोही, ढूंढा मैं सारा जहां, ढूंढा मैं सारा जहां, वे वेणे आवड़ मेरे भावे जान ना जा। इस इश्क दी झली विच मोड़ मुलेंदा सानू, किबला ते काबा सोना यार दिसेंदा सानू, किबला ते काबा सोना यार दिसेंदा सानू, घायल करके मुड़ खबर ना लिया, सानू घायल करके मुड़ खबर ना लिया, तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया, तेरे इश्क में जो भी डूब गया उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या, तेरे इश्क में जो भी डूब गया उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या। तेरे जिहा मैनू होर ना कोई, तेरे जिहा मैनू होर ना कोई, ढूंढा जंगल बेला रोही, ढूंढा मैं सारा जहां, ढूंढा मैं सारा जहां, वे वेणे आवड़ मेरे भावे जान ना जा। इस इश्क दी झली विच मोड़ मुलेंदा सानू, किबला ते काबा सोना यार दिसेंदा, इस इश्क दी झली विच मोड़ मुलेंदा सानू, किबला ते काबा सोना यार दिसेंदा सानू, किबला ते काबा सोना यार दिसेंदा सानू, घायल करके मुड़ खबर ना लिया, सानू घायल करके मुड़ खबर ना लिया, तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया, तेरे इश्क में जो भी डूब गया उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या, तेरे इश्क में जो भी डूब गया उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या। जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कह रहे हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग में, और मुझे कार्ड्स आप लोगों के नाम और कमेंट्स के साथ भी भेज दिए गए हैं। मैं भी थोड़ी देर में माजबीन से हम ज़रा रेसिपी और प्रेजेंटेशन दिखा के फिर हम नाम आपके शामिल करेंगे। अमेजिंग भाई, थैंक यू, वेल डन वेल डन। और यहाँ से शुरू हो रहा है और इख्तिताम वहाँ पे हो रहा है। अच्छा जी, ड्रिंक की रेसिपी। ग्रेप्स लेमनेड बहुत आसान है। आपने फ्रेश अंगूर लिए, उनको अच्छा सा साफ़ किया, उसके बाद आपने ब्लेंडर में अंगूर शामिल किए, उसके बाद आप लेमन जूस इसमें शामिल करेंगे, खूब ठंडा पानी और थोड़ा सा हम इसमें पिंक सॉल्ट ऐड करेंगे, उसके बाद बर्फ़ डाल के इसको ब्लेंड करेंगे, और बर्फ़ डाल के, और अगर आपको पसंद हो तो इसमें वाइट सोडा को ऐड करेंगे और उसको सर्व कर और अब ख़वातीन हज़रात, आम के बाद अंगूर का सीज़न इन हो चुका हुआ है, तो अंगूर का ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है फ़ायदा उठा लें इस मौसम में। पाकिस्तान तो अल्हम्दुलिल्लाह इज़ ब्लेस्ड। अभी मैं किसी की एक वीलॉग देख रही थी, कनाडा में कोई मुकीम खातून होती हैं, तो वो बता रही थी कि वो पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान, वो आम थे
पैक में, और वो इतने बड़े बड़े माशाल्लाह से आम, और वो इतने एक्सपेंसिव। और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के तो लोग लेते ही लेते हैं, लेकिन गोरे भी उधर आम को पाकिस्तान के पसंद करते हैं। तो वैसे भी आम के अलावा भी पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इस ब्लेस्ड के जो हमारे फल हैं, और हर फल इधर मौजूद है और उम्दा क्वालिटी का। तो जितना हो सके अंगूर भी जो है सीज़न में, उससे आप मशरूबात और ये तमाम चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कबाब की तरफ। शामी कबाब बहुत आसान है। चिकन को आपने बॉईल किया, दाल को आपने भिगो के उसको बॉईल किया, उसके बाद उसमें हम लहसुन अदरक और जो स्पाइस आपको पसंद है वो शामिल करेंगे। एक आपने जो मैं इसमें ऐड करती हूँ, इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा यूनिक हो जाता है। ज़ीरा भून के, साबुत धनिया भून के और साबुत लाल मिर्च जो होती है वो आपने तवे पे रोस्ट की, उसके बाद थोड़ा सा ठंडा करके उसको मोटा मोटा कूट के इसमें शामिल करना है। उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बिल्कुल सही। धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें ऐड करेंगे, चॉपर में इसको पीस लें या वैसे आप पीस लें, और इसको अंडे में डिप करेंगे और फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल सही। वो मैं देख रही थी इधर से 2 गायब हैं कबाब सॉरी, मैं प्रेजेंटेशन देख रही थी, वो भी फ्राई करने। अच्छा जी, और ये साथ में सालन जो है बनाया है, इसकी एक्स्ट्रा कोई चीज़ बतानी हो तो मखनी हांडी है, बहुत ज़्यादा स्पाइस का इस्तेमाल नहीं करना, दड़ा मिर्च है इसमें और नमक है और ज़ीरा भुना हुआ इसमें शामिल किया है, हरी मिर्च, हरा धनिया प्रेजेंटेशन में, और क्रीम और मक्खन। आपने जब इसको फ्राई करना है, बोनलेस चिकन जल्दी हो जाता है, तो आपने थोड़ा बटर ऐड करना है। अच्छा, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप एक्सपर्ट है, मिट्टी की हांडी में रखने से जायके में भी फर्क आता है, ये सही बात है? ऐसे ही है। इसमें मैंने बटर गरम करके, ये ज्यादा देर तक गरम भी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसको गरम करके बटर शामिल करेंगे, उसके बाद हम इसमें प्रेजेंटेशन, क्योंकि ये दोनों चीज़ों में देखें, ये दूसरे वाले माइक्रोवेव वाले प्लेटर में भी और इसमें भी, लेकिन दोनों सेम चीज़ है, लेकिन जायके में फ़र्क आ जाता है ऑटोमेटिकली। आप जरूर, थैंक यू सो मच, वेल डन वेल डन। अच्छा जी, इबादत, आपने ड्रिंक ट्राई की, कैसी लगी? जी, इट्स वेरी रिफ्रेशिंग। नहीं, देखने में नहीं, आपने पी भी है? पी है। नहीं, ये देखें, मैं आपके सामने पी लेती हूँ। नहीं, मुझे यकीन है आप पे। काशिफ, आप बताएं, आपको कैसी लगी ड्रिंक? जी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी लगी है। और वैसे भी इस टाइम आजकल ये जो मौसम चल रहा है, वो मेरे ख्याल से जूसेस का ही है। बिल्कुल ऐसा ही, ऐसा ही। एहसन, व्हाट अबाउट यू? गुड। क्या गुड? ड्रिंक्स सो गुड। सही है। yes. वो कबाब तो वैसे का वैसे ही पड़ा है। क्यों? आप कुछ खाते हैं कि नहीं खाते? ये जंक फूड कम ही खाता हूँ। ये जंक फूड तो नहीं, ये तो घर में ममता के हाथ का बना हुआ। देखें, माजबीन इतनी अच्छी है माशाल्लाह से, आप ट्राई तो करें। ये जरूरी है खाना, बहुत जरूरी। जंक फूड तो कुछ और होता है, आप इसको भी जंक फूड कहते हैं? अब मैं तंग कर रही हूँ, मज़ा आ रहा है। थोड़े से कंफ्यूज थे। मैंने इनको कहा, आपका अपना शो, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की रिवायात को बरकरार रखते हुए यंगस्टर्स वो जो पाकिस्तान के लिए कुछ कर रहे हैं, तो उनके लिए ये तमाम प्लेटफॉर्म्स हाजिर हैं जी। अच्छा, आप लोगों के नाम शामिल करते हुए बिलाल अकरम है साहिवाल से, थैंक यू सो मच आपी, आपका शो बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच। शहजाद अली हैं कसूर से, प्रोग्राम को और गेस्ट को पसंद कर रहे हैं। नाजिम हुसैन है जी फ्रॉम कराची, प्लीज़ अपने शो में अच्छा, मुझे ये नाम नहीं समझ आ रहा, किसको बुलाएं? ये मैं थोड़ी देर में बता दूंगी, मुझे थोड़ी राइटिंग का प्रॉब्लम हो रही है। हिना रज़ा हैं जी, थैंक यू सो मच, उकाड़ा से, सब गेस्ट को सलाम। वालेकुम अस्सलाम। रहमत मलिक हैं जी मुल्तान से, आपका शो बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच। और सलमान है रावलपिंडी से, इबादत गुजार का नाम बहुत अच्छा है, इस नाम का मतलब बता सकती हैं? ये तो वैसे बड़ा नॉर्मल सी बात है, इबादत करने वाली। मेरा नाम ही मतलब है, इबादत गुजार का मतलब इबादत करने वाली या इबादत करने वाला, इबादत गुजार। और जो ये नाम किसने सिलेक्ट किया था आपकी फैमिली में? ये मेरी मामा ने मेरा रखा। कोई खास वजह थी ये नाम रखने की? ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी मामा ने, हमारी फैमिली में मोस्टली जितने मेरे कजन्स हैं और घर में जितने भी बच्चे पैदा होते हैं, मेरे मामा को हमेशा कॉल आती है कि जी नाम सजेस्ट करेंगे। वो काफ़ी यूनिक नाम रखती हैं। मिसाल के तौर पे और कोई नाम है? मेरी बहन का नाम है उमरा। अच्छा। वो ना हज वाला, वो हजरत उमर से है। माशाल्लाह। उमर से उमरा। ठीक है। और भाई का जो है मोहम्मद अब्दुल्ला। माशाल्लाह। और घर में इसी तरह जो लंबे लंबे नाम है, जिस तरह आपने सुने होगा, जिस तरह हमारे हिस्ट्री में मुस्लिम्स जितने भी लीडर्स हैं उनके लंबे लंबे नाम होते थे, तो इसी तरह मोहम्मद अब्दुल्ला, बिनते मंसूर, इस तरह लंबे लंबे नाम है हमारी फैमिली में। ऑब्वियसली हर फैमिली का एक अपना होता है, दैट्स वेरी नाइस, माशाल्लाह माशाल्लाह। इकरा है जी फ्रॉम लाहौर, शेफ माजिबीन से प्लीज़ मुझे नरगसी कोफ्ते बनाना सिखा दें। मेरे ख्याल में माजिबीन हम नेक्स्ट प्रोग्राम में इसको कर लें, अगर आप थोड़ा सा 1 मिनट में बताना चाहें तो बता दें जल्दी से। बहुत सिंपल है सुंदर, इसको 2 वे में बनाया जाता है। एक कच्चे कीमे के साथ हम इसको बनाते हैं, और दूसरा जो बनाते हैं उसमें थोड़ी सी चने की दाल ऐड करके, जैसे हमने ये शामी कबाब बनाया सेम, बहुत कम क्वांटिटी में उसमें चने की दाल जाती है और उसको बॉयल करते हैं, पीस के उसमें बॉयल अंडा रखते हैं और उसको फ्राई करके ग्रेवी बना के उसमें सर्व करते हैं। बिल्कुल सही। और मेरे ख्याल में अगले प्रोग्राम में आप इसको बनाना सिखा भी दीजिएगा ताकि वो ज़्यादा प्रैक्टिकली भी सही हो जाएगा। अच्छा जी, ऐसे मुझे ज़रूर बताइएगा, जो स्क्वॉश प्लेयर्स हैं, ज़्यादातर जो बच्चे खेलना चाहते हैं, इसको परस्यू खेल को करना चाहते हैं, पाकिस्तान की टीम में शामिल होना चाहते हैं, वो कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं?
कि वो रेगुलर नहीं आते, उनका काम दोस्तों की तरफ हो जाता है। मैं एडवाइस करना चाहता हूँ ना कि प्लेयरों को रोज़ आए, अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करें, साथ स्टडी करें, और ये 2 चीज़ें करें तो बहुत ऊपर आ सकते हैं। लेकिन आप मैनेज रूटीन क्या होनी चाहिए? अब आप खुद भी स्क्वॉश प्लेयर हैं माशाल्लाह से। सुबह नमाज पढ़ें फजर के बाद, ट्रेनिंग के लिए जाएं, फिर अपनी वो स्टडी करें, उसके बाद फिर स्क्वॉश पे आएं, फिर स्टडी करें। कितना टाइम दरकार होता है ट्रेनिंग के लिए? 2 घंटे मैक्सिमम। 2 घंटे तो ज़रूरी है। और डाइट का किस तरह आप ख्याल रखते हैं? डाइट यही है कि पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। सबसे पहले अपना वो सलाद खाएं, फ्रूट खाएं, ये जंक फूड से ज़रा बोतल ना पिएं, ये जो ड्रिंक वगैरह होती है तो ये नहीं पीनी चाहिए। और आप अपने स्टूडेंट्स को भी यही जी सिखाते हैं? मैं ये सिखाता हूँ, टाइम से सोना है, टाइम से रेस्ट, हर चीज़ की वो होता है टाइम टेबल कि इसके मुताबिक आपने ये करना है। लेकिन नींद मुकम्मल करना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, फिर ही आप मैच खेल सकते हैं, ट्रेनिंग कर सकते हैं अगले नेक्स्ट डे के लिए। बिल्कुल सही। मेरी फ्रेंड है, उनका बेटा है, ही इज़ आई थिंक वो 10 साल का है, स्विमिंग के लिए, ही इज़ फ्रॉम एचएसएन एज वेल। वो सुबह 5 बजे उठ के वो एक स्विमिंग का एक प्रोफेशनल जगह है, वहाँ पे वो जाता है, स्विमिंग की प्रैक्टिस करता है। अभी 10 साल का बच्चा है, 10-11 साल का, उधर ही नाश्ता करता है, अपनी यूनिफॉर्म बदल के स्कूल जाता है, और फिर घर वापस आके उसके घर में भी खैर स्विमिंग पूल है, लेकिन उसकी डेडिकेशन का आप आलम देखें कि वो पढ़ाई में भी फर्स्ट आ रहा है, पढ़ाई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रही, और स्पोर्ट्स में भी। तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। अगर 10-11 साल का बच्चा ये कर सकता है तो फिर मैं और आप तो ज़िंदगी के बहुत सारे ऐसे काम हैं, अगर टाइम टेबल बना ले तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। एग्जैक्टली ऐसे है। बिल्कुल सही। अच्छा जी, इबादत, मैं ज़रूर आपसे ये जानते हुए, हमने हमेशा देखा है और बाहर के ममालिक से भी आते हैं बहुत सारे टूरिस्ट पाकिस्तान को एक्सप्लोर करने के लिए, हमारे मुल्क के लोगों की, और ये मैं इसलिए नहीं कह रही कतन कि मैं पाकिस्तानी हूँ और इस वजह से, ऑब्वियसली पाकिस्तानी होने की हैसियत से आपका अपने कल्चर की तरफ ज़्यादा, लेकिन जो मेहमान नवाजी देखने में आती है इन तमाम इलाकों में, आप उसके बारे में बताइएगा कि कितने मेहमान नवाज लोग होते हैं? मैंने जितना भी अभी तक ट्रैवल किया है तो मेरे ज़्यादातर यही कोशिश होती है कि मैं होटल्स में या इधर ना स्टे करूं, और मैं लोकल से मिलूं और उनके साथ स्टे करूं और उनके साथ कम्युनिकेट करूं, बातें करूं। हमारे पास अब तो बहुत ऐप्स हैं जिनके ऊपर हमारे पास रोड मैप्स होते हैं और हम सिर्फ लगाएं और हमें पहुंचा दे। पर मेरी अपनी खुद ये पसंद है कि मैं रुक रुक के लोगों से पूछती हूँ। अगर मैं रास्ता कोई भूल जाऊँ या मुझे कहीं पहुँचना हो, मुझे अच्छा लगता है लोगों से कम्युनिकेट करना, नए लोगों से मिलना, उनसे बातचीत करना। और मैंने अभी तक जितना भी ट्रैवल किया, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी, बाकी फॉरेनर्स भी अभी भी इस वक्त भी एक मेरी एक आई हुई है इस वक्त फॉरेनर, और वो फ्रांस से आई हुई हैं और वो बाइकर हैं। और इस वक्त क्योंकि मुझे इधर आना था तो मैंने अपने कुछ और फ्रेंड्स से जो बाइकर्स हैं उनके साथ उनको अंदरून लाहौर भेजा हुआ है। और अभी मैंने उनसे 5 मिनट पहले ही इस शो से उनको कॉल करके पूछा कि आप लोग क्या उनको घुमा फिरा रहे हैं, तो कहते हैं जी हम उनको वो खलीब वो उसकी वो खताई होती है ना? खताई, हाँ, मंगवाऊं आपको खिलाऊं? आपने नहीं खाई? इतनी मशहूर है भाई। आपने भी ऐसा नहीं खाई? दीदी खाई है, तो कहते हैं हम उनको वो खिला रहे हैं। तो मैंने कहा आप उसको सही, मैंने कहा सही लाहौर फिरा रहे हैं। हाँ, सही फिरा रहे हैं। मैंने कहा इसके बाद कहते हैं इसके बाद हमको वजीर खान मॉस्क लेके जाएंगे। मैंने कहा वेरी गुड। तो मैंने जितना भी ट्रैवल किया है, मुझे एज अ पाकिस्तानी भी मैं कहीं रुकी हूँ तो फ़ौरन लोग आ जाते हैं, पूछते हैं जी आप ठीक हैं, कोई बाइक में मसला तो नहीं है। सबसे ज़्यादा किस इलाके के लोग, तमाम इलाकों के पाकिस्तान के, लेकिन मेहमान नवाजी एट इट्स पीक कहाँ पे आपको देखने में मिली? मुझे सही बात है हर जगह मिली है। मैं ऐसे आपसे क्यों कहूँ, बिल्कुल सही। मैं गिलगित गई हूँ, वहाँ भी है, हुंजा में भी है। मुझे सबसे ज़्यादा लगता है कि जो कश्मीर के लोग हैं, मैं हालांकि खुद कश्मीरी हूँ, अब जो मुझे लोग जानते हैं वो कहेंगे हाँ जी अपने कश्मीर की तारीफ करिए, हाँ। लेकिन जितने ट्रैवलर्स बाकी भी हैं मेरे दोस्त, उनसे भी जब बात होती है तो कश्मीर के लोग जो है वो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा है, क्योंकि मैंने ट्रैवल भी किया है। आप कहीं भी बाइक रोको तो वो आ जाएंगे, आपको चाय पूछेंगे, खाना कहेंगे हमारे घर पे आ जाओ, आपको फैमिली से अपने मिलाएंगे। और काफ़ी दफ़ा इस तरह हुआ है कि मैं चाय नहीं पीती लेकिन वो ज़बरदस्ती जो है वो पिलाते हैं। और काफ़ी दफ़ा वो आप कहीं रुको कुछ खाओ पियो तो वो पैसे नहीं लेते। और मैं इनको यही कहती हूँ कि मैं फॉरेनर नहीं हूँ, मैं आपकी तरह ही पाकिस्तानी हूँ, आपकी अपनी हूँ भाई जी। हाँ। तो आप मेरे से ले ले, तो वो कहते हैं नहीं नहीं आप फिर भी मुसाफिर हैं। बिल्कुल। और ये पूरे पाकिस्तान में, आप पाकिस्तान के किसी कोने में चले जाएं, किसी सूबे में चले जाएं, हमारी इखलाकियात और हमारी जो रिवायात हैं, कल्चरल वैल्यूज़ हैं, वो इतनी खूबसूरत है कि तमाम लोग जो हैं आपको एक से एक बढ़ के मेहमान नवाज मिलेंगे। लोगों के दरवाजे खुले होते हैं, कोई मुसीबत में हो वो अपने घरों में जो टूरिस्ट होते हैं उनको बिठा लेंगे कि आप तकलीफ़ में ना हो, क्योंकि आप परदेश से आए हैं या दूसरे शहर से आए हैं। तो ये पाकिस्तान की खासियत है ख़वातीन हज़रात, और एक क्लैप हो जाए इन तमाम लोगों के लिए। अच्छा जी काशिफ, बहुत सी फरमाइश भी आ रही है, एक ट्रिब्यूट अगर देते हुए
जी। शहंशाह गज़ल मेहदी हसन खान साहब को। मेरे- बहुत सारी क्लैप में। थैंक यू। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे। मुझे तुम नजर मेरी याद होगे जिधर जाओगे तुम, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू। तड़पता मुझे उधर पाओगे, क्षमा जो जलाई है मेरी वफा ने, बुझाना भी चाहो बुझा ना सकोगे। मुझे तुम नजर से कभी नाम बातों में आया जो मेरा, तो बेचैन हो के दिल थाम लोगे। तो बेचैन हो के दिल थाम लोगे। निगाहों में छाएगा गम का अंधेरा, जो पूछा किसी ने सबब आंसुओं का, बताना भी चाहो बता ना सकोगे। मुझे तुम नजर से कभी नाम बातों में आया जो मेरा, तो बेचैन हो के दिल थाम लोगे। तो बेचैन हो के दिल थाम लोगे। निगाहों में छाएगा गम का अंधेरा, जो पूछा किसी ने सबब आंसुओं का, बताना भी चाहो बता ना सकोगे। मुझे तुम नजर
कमाल ख़वातीनो हज़रात, व्हाट अमेजिंग परफॉर्मेंस। शहनशाह गज़ल उस्ताद मेहदी हसन खान साहब को ट्रिब्यूट पेश करते हुए काशिफ की आवाज़ में, बहुत खूबसूरत, उम्दा, वेल डन जी। और हमारे साथ हमारे यंगस्टर्स मौजूद हैं, नौजवान नस्ल है, और हम ये कहते हैं जुमला के नौजवान नस्ल ने मुल्क की भाग दौड़ संभालनी है, लेकिन मैं इस जुमले को किसी और अंदाज से पेश करते हुए कि नौजवान नस्ल ने ऑलरेडी हमारी जो मुल्क की भाग दौड़ है वो संभाल इस तरह ली है कि अपने अपने शोबों में मुझे लगता है वक्त से बहुत पहले अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए इनफरादी सतह पे बहुत सा काम कर रहे हैं। वी आर सो प्राउड ऑफ ऑल द यंगस्टर्स माशाल्लाह। इबादत, कोई मैसेज देना चाहेंगी यंगस्टर्स को? मेरा लड़कियों से मैं ओवरऑल भी एक मैसेज दूंगी, लेकिन मेरा सबसे पहले लड़कियों को स्पेशली मैसेज देना चाहूँगी, और वो सिर्फ लड़कियाँ नहीं हैं, वो सारी हमारी पाकिस्तानी ख़वातीन हैं, उनके लिए है कि आप लोग भी इंडिपेंडेंट हों और ख़ुद घर से बाहर निकलें, अपने बाहर के भी जो घर के काम है वो ख़ुद किया करें। कोई भी व्हीकल चलाने में कोई बुरी बात या कोई गलत बात नहीं है। आप बसेस चलाएं, आप ट्रैक्टर चलाएं, आप गाड़ी चलाएं, इसी तरह आप बाइक चलाएं। मुझसे सीखें या अपने घर में किसी से भी जिनको आप महसूस करती हैं आप सीख सकती हैं। निकलें, इंडिपेंडेंट हों, थोड़ा अपने घर वालों को जो मर्द हैं उनको भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन दें, इंडिपेंडेंट हो, अपने काम खुद करें, डेली बच्चों को पिक करना है, ड्रॉप करना है वो कर लें, ग्रॉसरी करें। और दूसरा मैं ओवरऑल मैसेज देना चाहूँगी, मैंने बहुत देखा है और हम सभी देखते हैं कि कोई भी मेजॉरिटी अब तो बहुत अच्छा कर दिया गवर्नमेंट ने, लोग हेलमेट नहीं पहनते, बिल्कुल सेफ्टी गियर नहीं पहनते। तो जो ट्रैवलर्स हैं वो तो चले ट्रैवलिंग पे जाएं तो अपने सेफ्टी गियर्स पहने, नी पैड्स, एल्बो पैड्स पहने, जो प्रॉपर बाइकर जैकेट्स होती हैं जिनके अंदर पैडिंग होती है वो पहने। और बाकी जो आम हमारी आवाम है जो डेली घर से निकलती हैं बाइक पे, वो प्लीज़ अपनी हिफाजत के लिए, अपनी फैमिली की हिफाजत के लिए हेलमेट पहने। ना सिर्फ खुद पहने, जो बच्चे बिठाए होते हैं बच्चों की हेलमेट आती है उनको पहनाएं, और ख़ुद भी बचें और बच्चों को भी बचाएं, अपनी फैमिली को भी बचाएं। दूसरा साइड मिरर्स का इस्तेमाल करें। बिल्कुल ऐसा ही है। बाइक पे आप देखें सबसे पहले हमारे जितने भी देसी हैं वो बाइक लेकर आते हैं, सबसे पहले साइड मिरर उतार के रखते हैं। बिल्कुल। और मुझे ये बात समझ नहीं आती कि वो आपकी सेफ्टी के लिए, आपके लिए डिज़ाइन हुई है, आपके लिए वो चीज़ है और वो बहुत यूज़ होती है। आप लगा के वो उस तरह बाइक चलाएं तो आप देखें आप खुद भी किस तरह बचते हैं और आप आसपास के जो और लोग हैं ट्रैफिक पे उनको किस तरह बचाते हैं। और ख़वातीनों साथ मैंने तो बहुत सारे लोगों को हेलमेट्स मोटर बाइक पे जो होते हैं माजरत के साथ, मतलब कि हेलमेट पहननी ही नहीं होती है, जब चालान हो जाता है तब कहते हैं हेलमेट तो है। हेलमेट होना और हेलमेट को पहनना, और खुदारा ये बात याद रखिएगा कि आपकी जान आपकी ज़ात की हद तक महदूद नहीं है। घर में आपकी माँ, आपकी बच्चे, आपकी बेगम, आपका बाप, आपके भाई, कितने ऐसे रिश्ते हैं जिनके साथ आप मुंसलिक हैं। आपकी जान को खुदा न खास्ता कुछ होगा तो पूरा एक घर जो है वो परेशानी की कैफियत में। और मैंने अपनी आंखों से, एक होता है ना कि आपने सुना हो, मैंने अपनी आंखों से जेल रोड के ऊपर, और मैं अपने हस्बैंड के साथ गाड़ी में थी, वो बच्चा जो है वो वन व्हीलिंग कर रहा था और वो रेस कर रहा था, वो करते 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 दोबारा से चक्कर लगाया, फिर दोबारा लगाया, ठा करके उसका, और उसने कोई हेलमेट नहीं पहनी थी, उसका सर जाके फुटपाथ के साथ लगाया और मेरी आंखों के सामने वो रेस्क्यू 1122, ये भी बड़ी बात है कि टाइम पे माशाल्लाह रेस्क्यू 1122 बड़ी उम्दगी के साथ काम कर रहा है, लेकिन वो मेरी आंखों के सामने उस बच्चे को वो लेके गए हैं। और मैंने यही सोचा कि 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए अपने सिर्फ दोस्तों के सामने, और घर बैठी उस माँ को तो पता भी नहीं होगा कि उस बच्चा जो है इस वक्त हॉस्पिटल के अंदर है। तो खुदारा प्लीज़ ये तमाम चीज़ें साइड पे, आपकी जान, आपको अगर अपनी जान की फ़िक्र नहीं तो अपने माँ बाप और अपनों की जान की ज़रूर फ़िक्र कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। कोई पैगाम देना चाहेंगे जी? आजकल के हमारे बच्चे फ़ोन बहुत यूज़ करते हैं, तो मैं कहता हूँ फ़ोन यूज़ करने की बजाय आप स्पोर्ट्स कर लें तो ज़्यादा बेस्ट है, और जहाँ पे इस तरह ही फिर हमारे प्लेयर बन जाएंगे। बिल्कुल तो ऐसे स्टडी के साथ साथ स्पोर्ट्स करें तो मोबाइल का काम यूज़ करें। बिल्कुल ऐसे ही। और स्पोर्ट्स के अंदर तो वैसे भी फिजिकल आपकी एग्जर्शन होती है, फिजिकल एक्टिविटी आपके माइंड की डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फ़ोन और गैजेट से दूर बच्चों को रखें आप। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। काशिफ, कोई पैगाम? मेरा ये मैसेज है कि खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपने माँ बाप का ख्याल रखें। और ये ज़िंदगी एक तोहफ़ा है, तो इसमें जितनी खुशियाँ बांटें वो कम है। बिल्कुल सही। आपका बहुत तीनों का शुक्रिया अदा करते हुए शेफ़ माजिबीन, थैंक यू सो मच। कबाब फिर भी नहीं एहसन ने खाया, हो हाय अब कुछ नहीं हो सकता, खा लें, जंक फूड नहीं है भाई, खा लें, प्लेट पकड़ लें, चलें। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अब तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ज़िंदगी बड़ी कीमती है, हर एक एक लम्हे को
अच्छे तरीके से अपनों के साथ और दूसरों का भला सोचें ताकि अल्लाह ताला आपके लिए अच्छा करे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़ हमारी तरफ से। लेकिन जाने से पहले काशिफ और ये स्टेज आ जाइए, बहुत सारी क्लैप में। जानिया हानिया जानिया हानिया तू भी सीख कदी दुख सुख बोलना। तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना। 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 दिल तेनू दे बैठी खबर तू ऐसे करना बेपरवाया। दिल तेनू दे बैठी खबर तू ऐसे करना बेपरवाया। झूठे वादे कसमां तेनू याद कदे नहीं आया। आवी जाना सता वास्ता प्यार दा ए रुता सोहणिया मुड़ नहीं आनिया। तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना। तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना। कुछ नहीं पास मेरे सब कुछ ले गया तू छोड़ गया बस यादें। कुछ नहीं पास मेरे सब कुछ ले गया तू छोड़ गया बस यादें। झूठे वादे कसमां तेनू याद कदे नहीं आया। आवी जाना सता वास्ता प्यार दा ए रुता सोहणिया मुड़ नहीं आनिया। तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना। तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना। नाही लागे जिया तेरे बिन अब तो आजा पिया। तेरे बिन चन्ना चांदनी बिखेरे तू है नहीं पास मेरे। अब तो आ जाओ मेरे सोने। सुनी तेरे बिन ये रातें सुनी सुनी सारी बातें यूं ना हमें तड़पावे सोने। तेरे बिन नहीं लागे जिया। तेरे बिन अब तो आजा पिया।